हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ इकोलॉजी यूनिट का चैप्टर इकोसिस्टम। ठीक है, मैं एनसीईआरटी की हर एक लाइन को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगी, साथ में जो इंपॉर्टेंट डायग्राम से हर एक चीज़ को बताऊंगी। मैं नई एनसीईआरटी को फॉलो भी कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास नई एनसीईआरटी तो नई एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए, नहीं तो आपको इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इकोसिस्टम है क्या। ठीक है, an ecosystem can visualize as the functional unit of the nature where living organism interact among themselves and also with the surrounding physical environment। तो इकोसिस्टम है ना, ये फंक्शनल यूनिट है, मीन्स कि फंक्शन करता है नेचर में। हमारे नेचर में जो भी फंक्शनल यूनिट है ना, वो क्या है? इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब ये नहीं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही केवल रिलेशनशिप है, नहीं। लिविंग का नॉन लिविंग के साथ भी रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, नॉन लिविंग का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी देखने को मिलेगा, और लिविंग का लिविंग थिंग्स। मीन्स कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस नेचर में रह रहे हैं ना, हमारा कनेक्शन लोगों से भी है जो लिविंग है, ठीक, जो एनिमल्स हैं उनसे भी है, ठीक है, प्लांट से भी है, साथ में जो विंड है, वाटर है, इनसे भी कनेक्शन है। मीन्स यही कहने का मतलब है कि लिविंग थिंग्स का एक साथ इंट्रैक्शन रहेगा ही, लेकिन साथ में नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं उनसे भी रहेगा। ठीक, इकोसिस्टम वेरी ग्रेटली इन साइज फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड टू द लार्ज फॉरेस्ट और सी। इकोसिस्टम एक छोटे से तालाब से लेके एक बड़े से जंगल तक का भी रहता है, या हम बोल सकते हैं एक बड़ा सा समुद्र। ठीक है, यहाँ सब में क्या है? इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है कि सारी चीज़ें प्रेजेंट है, वहाँ पे कोई सर्वाइव कर रहा है, कोई लिविंग थिंग्स वहाँ पे जी रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। उसका सारा चीज़ मेंटेन है, रहना, खाना, हर एक चीज़, सब कुछ उसके फेवरेबल कंडीशन में है। ठीक, many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem as composed of all the local ecosystem on the earth। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो ग्लोबल का मतलब पूरे ग्लोब की बात की जा रही है, पूरे अर्थ की बात की जा रही है, जो अर्थ का पूरा इकोसिस्टम है ना, वो छोटे छोटे जितने भी लोकल इकोसिस्टम है, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, लैंड का हो गया, ग्रास लैंड, जितने भी छोटे छोटे इकोसिस्टम है, सबको मिला के हम एक साथ क्या बोल सकते हैं? ग्लोबल इकोसिस्टम बोल सकते हैं। ठीक, since this system is too much big and complex to study at one time, it is conventional to divide them two basic categories, namely the terrestrial and aquatic ecosystem। हम लोगों को एक साथ पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसीलिए इकोसिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वेटिक। ठीक है, टेरेस्ट्रियल का मतलब ऐसा कि जो ज़मीन पे इकोसिस्टम है, ठीक है, और एक्वेटिक में जो पानी में है इकोसिस्टम जो बना हुआ है। तो मीन्स हमें दो जगह, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है इकोसिस्टम को। अब देखते हैं टेरेस्ट्रियल के बारे में। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आर द सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, रिवर एंड सेंचुरी आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फॉरेस्ट है, लैंड पे ही सब कुछ हो रहा है, यहाँ पे ग्रास लैंड, डेजर्ट हो गए, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जो जमीन पे इकोसिस्टम बना रहे हैं। इसके अलावा एक्वेटिक जो पानी में इकोसिस्टम, जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर, सेंचुरी, समुद्र, ये सब क्या है? ये सब एक्वेटिक इकोसिस्टम है। आगे देखते हैं अब मैन मेड इकोसिस्टम क्या है, उसके बारे में देखते हैं। क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम में बी ऑल्सो कंसिडर एज द मैन मेड इकोसिस्टम। मीन्स जो क्रॉप फील्ड है, मीन्स जो हम कल्टीवेशन करें, मान लीजिए हम पैडी प्लांट की खेती कर रहे हैं, ठीक है, हम धान की खेती कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो मैन मेड है ना इकोसिस्टम, वो भी एक इकोसिस्टम है। साथ में जो एक्वेरियम है, ठीक है, वो भी क्या है? एक मैन मेड इकोसिस्टम है। आगे देखते हैं। We will first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input productivity, transfer of energy in food chain, web, nutrient cycling and the output degradation and energy loss। अगर हमें इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखना है, किस तरीके से काम करता है, फंक्शनल यूनिट तो है ही हमारे नेचर की इकोसिस्टम, अब वो किस तरीके से काम करता है, जैसे इनपुट क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, हमें अपने इकोसिस्टम से क्या मिल रहा है, वो हमें क्या बना के दे रहा है, उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कैसे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सराउंडिंग में। मीन्स कि जितने लोग हैं इकोसिस्टम में, जितने ऑर्गेनिज्म लाइव हैं उस इकोसिस्टम में, उनको किस तरीके से फूड चेन या वेब चेन या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के थ्रू कैसे एनर्जी मिल रहा है। साथ में हम देखेंगे आउटपुट क्या है, मीन्स कि अगर किसी की डेथ हो जा रही है तो किस तरीके से डिग्रेडेशन हो रहा है उस इकोसिस्टम में, कैसे एनर्जी लॉस हो रही है एनवायरनमेंट में, तो ये सब देखेंगे। ठीक है, वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप like cycle, chain, web are the created at the result of these energy flow within the system and their interrelationship। जैसा कि हम पढ़ेंगे चेन के बारे में, साइकिल के बारे में, वेब के बारे में, मतलब कि फूड चेन क्या है,
वेब क्या है, ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, एनर्जी फ्लो होगा। मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में एनर्जी फ्लो होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब इंटर रिलेशनशिप, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो ये सब क्या है, इकोसिस्टम का पार्ट है। आगे देखते हैं, आगे दिया है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम लोग इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर देखेंगे और किस तरीके से फंक्शन काम कैसे कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। आगे क्या लिखा है, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक्ड एट ए वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एबायोटिक एंड बायोटिक। हमने पहले के क्लासेस में पढ़ा है कि जो कंपोनेंट है किसी इन्वायरमेंट का दो होते हैं, एक एबायोटिक एक बायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या होता है, लिविंग थिंग्स, प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, क्या है, लिविंग है। एबायोटिक का मतलब विंड हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या है, एबायोटिक है, ठीक है। टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक फैक्टर है। You study how the individual biotic abiotic factor affect each other and their surrounding। आपने पहले कहीं पढ़ रखा होगा कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, किस तरह से हम बोल सकते हैं एबायोटिक फैक्टर या नॉन लिविंग थिंग्स किस तरीके से अफेक्ट करेंगे अब एक दूसरे को। मीन्स कि जिस इकोसिस्टम में रहने हैं उस इकोसिस्टम की बात करें और उनके जो सराउंडिंग है उनमें क्या इफेक्ट इनका रहेगा। Let us look at these components are more integrated manner and see how the flow of energy take place within these component of the ecosystem। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से ये जो कंपोनेंट है एक साथ जुड़ के काम करेंगे, किस तरीके से इनमें एनर्जी फ्लो होगा, कहाँ पे, इकोसिस्टम में। आगे देखते हैं, इंटरेक्शन ऑफ द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच अदर ऑफ द इकोसिस्टम। यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं संबंध बन रहा है, किसमें, बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट में। अब बायोटिक में क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स आ जाएंगे, पैथोजेंस आ जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ठीक है, एनिमल, प्लांट, जितने माइक्रोब्स है सब क्या है, ये बायोटिक है, लिविंग है। एबायोटिक में कौन आ जाएगा, टेम्परेचर, वाटर, सॉयल, ठीक है, ये सब क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। इनका किस तरीके से फिजिकल मीन्स हम बोल सकते हैं इनका किस तरीके से एक दूसरे से कैसा रिलेशन है, जिसका क्या हमें मिल रहा है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, कहाँ पे, इकोसिस्टम में। Identification and information of the plants and animal species of ecosystem give its species composition। मीन्स हम आइडेंटिफाई करेंगे इतने सारे प्लांट्स एनिमल हैं जो क्या कर रहे हैं, इकोसिस्टम को स्पीसीज की कंपोजिशन बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन, क्या है स्ट्रेटिफिकेशन, होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग द डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। कि यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मीन्स कि सीधे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। और इस मैनर से हो रहा है कि जो सबसे टॉप पे है, मीन्स कि जो सबसे बड़ी स्पीसीज है वो सबसे ऊपर है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से मीन्स वर्टिकल स्केल पे हो रहा है। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टली हो रहा है, नहीं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है डिफरेंट स्पीसीज का, अलग अलग स्पीसीज का, कहाँ पे, कि वो किस लेवल पे ऑक्युपाई कर रही हैं, इसी को कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल, ट्री ऑक्युपाई द टॉप vertical strata or layer of the forest, shrubs are the second and herbs and grasses occupy the bottom layer। अगर हम किसी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं या बोल सकते हैं ट्री होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो वो सबसे पहले आगे रहेंगे। उनके बाद हमें कुछ shrubs देखने को मिलेंगे, मीन्स कांटेदार या छोटे, उनसे छोटे बोल सकते हैं, जो ट्रीज हैं उनसे छोटे हाइट में हमें प्लांट्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो छोटे छोटे हमको हर्ब्स देखने को मिलेंगे, मीन्स जड़ी बूटी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्रासेस जो एकदम लैंड पे ही होते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं, किसका, जो प्लांट्स कहाँ प्रेजेंट है या जो ट्री प्रेजेंट है फॉरेस्ट में, ठीक है, डिफरेंट उनका बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमने डिफरेंट लेवल पे उनको देखा है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो सबसे बड़ा वो सबसे आगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मीन्स कि हम उसको बोल सकते हैं ना सीक्वेंस वाइज रखे हैं। आगे देखते हैं, द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू बी फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इकोसिस्टम हमारा फंक्शन रहे तो हमें कौन कौन से कंपोनेंट को ध्यान देना है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी जिसे हम बोल सकते हैं इनपुट, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो और फोर्थ है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी हो रही है, बस बायोमास बन रहा है। ठीक, इसके बाद मान लीजिए कुछ डेड ऑर्गेनिज्म है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, या प्लांट है उसकी लीव झड़ गई या प्लांट ही सूख गया, तो उसका कैसे डिकम्पोजिशन होगा सॉइल में, उसी इकोसिस्टम में। फिर उसकी जब डेथ होगी तो कुछ एनर्जी तो ट्रांसफ़र होगा सामने वाले जो उसको खाएगा, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म उसे खा रहा है उसको भी, और साथ में जो हमारे सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसमें भी हीट लॉस होगा। इसके अलावा
जो भी ऑर्गेनिज्म डेथ करेगा उसका क्या होगा, सॉइल में ही डिग्रेडेशन होगा, तो उसकी बॉडी से कुछ तो ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलेंगे जो सॉइल में जाके मिल जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रहा है यहाँ पे, कि एक इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी भी होता है अच्छे से, एनर्जी फ्लो भी बहुत अच्छे से होता है, साथ में उस ऑर्गेनिज्म का डिकम्पोजिशन भी होता है जिसकी डेथ हो जाती है, और जिसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको सॉइल में मिला दिया जाता है, फिर प्लांट उसको लेता है, प्लांट को जो खाता है जो ऑर्गेनिज्म, चाहे मान लीजिए एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, तो उनको वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, उन्हें वो एनर्जी मिलते हैं। तो यहाँ इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। आगे देखते हैं, टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम लेट अस टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एग्जाम्पल। अगर हम नहीं समझ पा रहे तो एक एग्जाम्पल दिया एनसीईआरटी, कह रहा है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल लीजिए जो कि एक छोटा सा तालाब है, ठीक। दिस इज फेयरली सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रेदर सिंपल एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन इवन अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो पॉन्ड है वो सेल्फ सस्टेनेबल है, मीन्स कि वो अपने आप को क्या करता है, रिसाइकिल भी कर लेता है पॉन्ड। जो उसमें चीज़ की डेथ हो रही है तो फिर क्या हो रहा है, वहाँ से डेथ होने के बाद वो सारी चीज़ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रहा है, फिर आगे के जो ऑर्गेनिज्म उसमें है उनका भी अच्छे से बोल सकते हैं प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स कि वो अपने आप को सस्टेनेबल है वो, ठीक है, अपने आप को मैनेज कर लेगा हर तरीके से। तो हम इसके एग्जाम्पल से सीखेंगे, कितना भी कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन क्यों ना हो, हम एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड से देखने वाले हैं। देखिए, ए पॉन्ड इज अ सॉलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द अबव मेंशन और द 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर वेल एक्सप्लेटेड। जो ये चारों बेसिक कंपोनेंट्स दिए गए हैं इकोसिस्टम के, ये पॉन्ड के अंदर हैं। मीन्स प्रोडक्टिविटी भी होगी, एनर्जी फ्लो होगा, डिकम्पोजिशन होगा और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी होगी, ठीक। The abiotic component is the water with all the dissolved inorganic and the organic substance and rich the soil deposit at the bottom of the pond, ठीक है। एक तालाब है, उसमें क्या होगा, पानी होगा, ठीक, पहला। तो जो abiotic component है वो कौन है, वाटर। यहाँ पे abiotic component देखने को मिल गया, पानी है, पानी में क्या है, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और जो सॉइल का जो बॉटम है ना, मीन्स हम बोल सकते हैं कि पॉन्ड का जो बॉटम है, मीन्स सॉइल के पास जो नीचे तो गहराई होगा, इसके बाद तो वहाँ सॉइल होगा, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ढेर सारे बोल सकते हैं कि जो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक, ये सारे सब्सटेंस कहाँ पे प्रेजेंट है, जो सॉइल है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि पॉन्ड के बॉटम में, सतह में, ठीक। द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड, ठीक है। जो सोलर इनपुट आ रहा है, मीन्स की जो सनलाइट पड़ रही है, जिस तरीके से टेम्परेचर है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ठंड कभी गर्मी, मीन्स ऐसा टेम्परेचर है। डे लेंथ का मतलब है कि दिन का समय कैसा है, रात का समय कैसा है, इसके अलावा जो अदर क्लाइमेटिक कंडीशन हो रही है, ये सब क्या करेंगी, एंटायर पॉन्ड को क्या करेंगी, फंक्शन कराएंगी, ठीक है। The autotrophic component include the phytoplankton and some algae and the floating, submerged and marginal plant found at the edge, ठीक है। पॉन्ड में क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे होंगे, जैसे एल्गी हो गया, फाइटोप्लैंक्टन, नाम से ही लग रहा है, फाइटो मीन्स प्लांट होगा, ठीक है। ऐसे प्लांट जो पानी में क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, ठीक है, पानी के करंट में होंगे। मीन्स अगर मान लीजिए पॉन्ड है तो कभी इधर चल रहा है, फ्लो इसका हो रहा है, तो ये प्लांट भी उधर ही फ्लो करेंगे। मीन्स कि ये ऐसे प्लांट होंगे जो पैसिवली मूव करेंगे वाटर में। इसके अलावा कुछ फ्लोटिंग्स होंगे, सबमर्ज्ड होंगे, और मार्जिनल का मतलब जो किनारे किनारे पे प्लांट्स लगे होंगे पॉन्ड के, ये सब क्या करेंगे, ये सब करेंगे ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है, तो ये सब फोटोसिंथेसिस करेंगे, मीन्स कि ये खाना बनाएंगे। आगे देखते हैं, द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंट बाई जू प्लैंक्टन, द फ्री स्विमिंग एंड द बॉटम ड्रिलिंग फॉर्म, ठीक है। इसमें अब कंज्यूमर भी तो रहेंगे कि कौन खाना खाएगा, प्लांट इतना सारा खाना बना रहा है लेकिन कोई उनको भी तो कंज्यूम करेगा, प्लांट्स को भी, तो कौन होंगे, जू प्लैंक्टन। ये भी क्या करेंगे, फ्रीली उस पानी में घूमेंगे, मीन्स पॉन्ड में या फिर बोल सकते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये रहेंगे, ठीक। इसके अलावा फ्री स्विमिंग है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्री स्विमिंग कर रहे हैं, और जो बॉटम है, जो सतह है, वहाँ पे कुछ ड्रिलिंग करने वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो क्या करते हैं, छेद करते रहते हैं, ठीक। द डिकम्पोजर आर द फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट्स स्पेशली अबेंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। जो पॉन्ड का बॉटम है, बोल सकते हैं सतह है, ठीक है। ये मान लीजिए पॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, पानी है, और जो इसका अंदर वाला पार्ट है, सॉइल, जो एकदम अंदर गहरा डेप्थ में हम जाएंगे तो देखने को क्या मिलेगा कि वहाँ पे डिकम्पोजर भी प्रेजेंट है, जैसे कि फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फ्लैजिलेट्स हो गया, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, बॉटम में प्रेजेंट है पॉन्ड के। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज द होल, ठीक है। ये जो इकोसिस्टम है, ये किसी भी इकोसिस्टम की तरह पूरा काम कर रहा है, मीन्स इसके पास इनपुट भी है, खाना भी बन रहा है, बायोमास भी बन रहा है, डिकम्पोजर भी है, एनर्जी भी फ्लो हो रहा है, साथ में इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे हो रही है, ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे लिखा है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय ऑटोट्रॉप्स। अब ये बोलना चाहता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। जो प्लांट्स है, जो एल्गी है, या फिर बोल सकते हैं कि फ्लोटिंग्स है, सबमर्ज्ड है, मार्जिनल प्लांट है, जो प्रेजेंट कहाँ है, पॉन्ड में, ये क्या करेंगे, रेडिएंट एनर्जी में सनलाइट की एनर्जी को लेकर ये करेंगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक में बदलेंगे, मीन्स कि ग्लूकोज बनाएंगे। इसके अलावा कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉप बाय हेटेरोट्रॉप। अब जो ये एल्गी हैं, फ्लोटिंग्स हैं, मार्जिनल, सबमर्ज्ड, इनको कौन खाएगा, इनको खाएंगे कंज्यूमर। अब कंज्यूमर जैसे जू प्लैंकटन होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे, बॉटम ड्रिलिंग फॉर्म होंगे, ये सब क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, मीन्स ये हेटेरोट्रॉप हो गए। आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर द रीयूज बाय ऑटोट्रॉप। ठीक है, अगर जब इनकी डेथ हो जाएगी तो डिकम्पोजिशन कौन करेगा, या बोल सकते हैं मिनरलाइजेशन कौन करने में हेल्प करेगा, ये करेंगे फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट, जो प्रेजेंट कहाँ हैं, बॉटम ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के सतह पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करेंगे, फिर से जो भी न्यूट्रिएंट बनेगा, जो भी डिकम्पोजिशन होने के बाद जो भी बनेगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो कहाँ पे मिल जाएगा, वो सब मिल जाएगा पॉन्ड के सॉयल में, आप बोल सकते हैं पॉन्ड के बॉटम में। ठीक है, ताकि फिर से जो ऑटोट्रॉप से में जो प्लांट है वो तो ग्रो करेंगे, सॉयल से ही निकल के आएंगे, तो उनको फिर से वो सारी न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। दिस इवेंट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ये बार बार होता है और हर बार होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार प्लांट खाना बना रहे, एक ही बार उसे कंज्यूम कर रहे, एक ही बार डिकम्पोजिशन, नहीं, ये सस्टेनेबल, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं ये साइक्लिक प्रोसेस होता रहेगा। There is unidirectional movement of energy towards the higher tropic level and its dissipation and the loss as heat to the environment। लेकिन जो एनर्जी का फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। अगर प्लांट से कोई एनर्जी ले लिया खा के कंज्यूमर, तो अब कंज्यूमर से कभी प्लांट को एनर्जी नहीं जाएगा, उसके ऊपर वाले हम बोल सकते हैं ट्रॉपिक लेवल को जाएगा। ठीक है, प्लांट तो खाना बना रहा है, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से। वो खाना बनाया, उसको खाया कोई और उसको खाया कोई और, उसको खाया कोई और, तो मीन्स की एनर्जी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ऐसा नहीं कि रिवर्स हो जाएगा, नहीं, कुछ एनर्जी क्या होता है कि इन्वायरमेंट में लॉस भी हो जाता है एज ए हीट। ठीक, आगे देखते हैं प्रोडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, अब हम लोग एक एक बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम के एक एक कंपोनेंट्स को डिस्क्राइब करेंगे। A constant input of the solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain। ठीक है, प्रोडक्टिविटी तभी किसी भी इकोसिस्टम की होगी, चाहे टेरेस्ट्रियल हो चाहे एक्वेटिक हो, कोई भी हो, अगर सनलाइट नहीं प्रेजेंट रहेगा ना, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, तो इकोसिस्टम चल ही नहीं पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फ्यूल है हमारे लिए सनलाइट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, जो बोल सकते हैं ऑटोट्रॉप से वो क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, यहाँ प्रोडक्टिविटी होगी, इनपुट है ये। Primary production is defined as the amount of biomass or the organic matter produced per unit area over a time period by plant during photosynthesis। प्राइमरी हम बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन है क्या, इसको डिफाइन किया गया है कि कितना बायोमास या कितना ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया और ओवर अ टाइम, कितने समय में कितने एरिया है। मान लीजिए बड़ा सा जंगल है सपोज करिए, तो यहाँ पे मान लीजिए प्लांट्स है, तो इतने एरिया में, ठीक है, सनलाइट आई, यहाँ के जो प्लांट है वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बनाने में हेल्प करेगी, क्योंकि प्लांट्स के पास ऑलरेडी क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे खाना बनाएंगे या फोटोसिंथेसिस करेंगे या बायोमास या ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाएंगे। कितने, जितनी एरिया है ओवर अ टाइम, कितने समय में बनाएंगे। मान लीजिए इतनी एरिया है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे और कितना टाइम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन कहते हैं। आगे देखिए इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट में कर सकते हैं, जैसे कि ग्राम, बायोमास तो ग्राम होगा, पर यूनिट हम एरिया में करेंगे तो यूनिट क्या होगी एरिया की, मीटर स्क्वायर, मीन्स कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ग्राम क्या हो गया, बायोमास का वेट हो गया, ठीक, और एरिया क्या है उसका यूनिट है ये। और एनर्जी में करेंगे तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि कितना बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, बायोमास का प्रोडक्शन कितने टाइम इंटरवल में हो रहा है, इसी को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। हम बायोमास की यूनिट जानते हैं, अगर वेट में देखना चाहे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पे टाइम की मान लीजिए यहाँ पे ले लिया है सेकेंड, या फिर ईयर ले लीजिए। ठीक है, ईयर, क्योंकि हम एनुअल पे देख रहे हैं ना, एनुअल लेवल पे में सालाना देख रहे हैं,
तो यहाँ पे क्या यूनिट हो जाएगी, जो प्रोडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी किसमें एक्सप्रेस होगी, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, ये कंपेयर कर सकते हैं इससे कि डिफरेंट इकोसिस्टम, ऐसा नहीं है कि वाटर का इकोसिस्टम मीन्स एक्वेटिक इकोसिस्टम है तो यहाँ पे इतना प्रोडक्शन, यहाँ पे इतना बायोमास बन रहा है तो यही सेम टेरेस्ट्रियल में होगा, नहीं, हर इकोसिस्टम का अलग अलग बायोमास या प्रोडक्टिविटी होता रहता है। आगे देखते हैं, इट कैन बी डिवाइड इंटू द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP। ठीक है, अब जो प्रोडक्टिविटी है दो टाइप की होती है, देखिए एक होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक, प्रोडक्टिविटी का मतलब यही है कि प्लांट कितना बायोमास कितने एरिया में कितने टाइम में बना रहे हैं, मीन्स की बायोमास डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड इनटू टाइम, या बोल सकते हैं ईयर लिया है टाइम को, तो इसकी जो यूनिट होगी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, ये वेट के फॉर्म में हो गया, अगर हम लोग एनर्जी ले लिए तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। दो टाइप की होती हैं, एक को बोलते हैं GPP ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा होता है NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब एक एक करके डिफाइन करते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब यही है, सपोज करिए मैं प्लांट ले रही हूँ, उसका लीफ, ठीक है, यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया, CO2 अवेलेबल है, सब कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सब कुछ इसको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से सनलाइट भी मिल रही है कि अब जितना भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाएगा ना, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मीन्स कि जितना इसने बना लिया है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर अभी यूज़ नहीं किया इसने, जितना प्रोडक्शन कर लिया है, इसी को हम कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका बस हम बोल सकते हैं पूरा खाना, जैसे मम्मी खाना बनाती है ना किचन में, तो खाना बन रहा है और बन के रखा हुआ बर्तन में, अभी कोई खाया नहीं है, तो क्या है, वो पूरा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, मीन्स कि तैयार रखा हुआ, अभी किसी ने खाया ही नहीं है, उतना बन के रख गया है। ठीक है, अब देखते हैं, ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द GPP इज यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन, द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, क्या होता है कि अब NPP क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नाम से लग रहा है नेट, मतलब कि कुछ के बाद ही बचेगा, जो बचा खुचा होगा वो क्या होता है कि अब प्लांट ने खाना बनाया तो उसको भी तो चाहिए, उसके भी रिस्पायरेशन लॉस में भी उसको एनर्जी चाहिए, लॉस हुआ है तो उसने खाना बना के रख लिया, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत है, तो जो प्लांट यूटिलाइज करेगा GPP, जितना भी एनर्जी इसका यूज़ करेगा या बायोमास यूज़ करेगा, ठीक है, कहाँ यूज़ करेगा, रिस्पायरेशन लॉस में, और जो बचा हुआ रहेगा उसी को NPP कहेंगे। मतलब कि मम्मी ने खाना बना के रख दिया, मान लीजिए एक कुकर, ठीक है, एक प्रेशर कुकर है, उसमें उन्होंने बिरयानी बना के रख दी, अब 10 लोगों को खिला दिया, ठीक है, अब थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब सबको खिलाने के बाद अब वो आखिरी में वो बची, जो बचा हुआ है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उन्होंने इतना सारा बनाया था सबको बांटने के बाद, अब जो बचा है वो उनके लिए क्या हो गया, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वही जो प्लांट ने ढेर सारा खाना तो बना लिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके, उससे बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेकिन अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए बचा है, जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो कंज्यूमर है, जो प्लांट्स को खाएंगे, उनके लिए जो खाना बचा हुआ है, इसी को कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मीन्स कि जो रिस्पायरेशन लॉस कर लिया है प्लांट ने, अपना यूज़ कर लिया है, उसने खाना बनाया, अपने खाना खा लिया, ठीक है, उसका पेट भर गया, उसने रिस्पायरेशन लॉस में उसको इस्तेमाल कर लिया है, बाकी जितना बचा हुआ है बायोमास, ठीक है, वो किसके लिए रखा हुआ है, हेटेरोट्रॉप्स के लिए रखा हुआ है या फिर कंज्यूमर के लिए, इसी को बोलते हैं NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखिए NPP क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितना टोटल खाना बनाया किसने, प्लांट ने, उसने कितना यूज़ कर लिया रिस्पायरेशन लॉस में, मीन्स माइनस कर देंगे तो यही क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेटेरोट्रॉप हर्बिवोर्स एंड डिकम्पोजर। जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, किन लोगों के लिए खाना है, किन लोगों के लिए बायोमास है, जो उनको खाएं, जैसे हेटेरोट्रॉप्स में कौन हो गया, हर्बिवोर्स, मान लीजिए कोई प्लांट है तो गाय भैंस उसको चढ़ने आएंगे, उसे खाने आएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो डिकम्पोजर हैं उनके लिए क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब देखते हैं सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। सेकेंडरी से लग रहा है कि अब कोई और खाने के बाद बायोमास बनेगा, मतलब कोई नया ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, ठीक है, ये प्लांट नहीं बना रहे। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहती है वो सिर्फ प्लांट्स बनाते हैं, किसकी हेल्प से, सनलाइट या रेडिएंट एनर्जी की हेल्प से। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर, या फिर बोल सकते हैं हेटेरोट्रॉप, मीन्स की
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉप हैं, जो कंज्यूमर है, अब किसको खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं। जो प्लांट ने खाना बचाया है, एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो बचा हुआ बायोमास है, अब कंज्यूमर उसे खाएंगे, अब वो भी कुछ नया ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, इसी को कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है, नाम से लग रहा है कि कोई दूसरी बार यहाँ पे बायोमास बन रहा है या फिर न्यू ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, किसके द्वारा, यहाँ पे कंज्यूमर के द्वारा, तो इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आगे देखते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम जानते हैं कि प्लांट्स की वजह से हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास का जितने एरिया में जितने टाइम में, ये किसकी वजह, प्लांट्स की वजह से। तो इसके स्पीसीज पे भी क्या होगा, जिस एरिया में प्रेजेंट है उस पर भी निर्भर करेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एरिया है वहाँ पे सिर्फ 4 ही प्लांट है, तो वहाँ पे जो बायोमास होगा कम बनेगा, मीन्स जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो कम होगा। लेकिन कोई एरिया है वहाँ पे हज़ारों प्लांट्स हैं, मीन्स हज़ारों पेड़ हैं, हज़ारों ट्री हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी हाई होगी। ठीक, it also depend on the variety of environmental factor, availability of the nutrient and photosynthetic capacity of plant। इसके अलावा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और किस पे डिपेंड करती है कि किस एनवायरनमेंट में, ऐसा तो नहीं बहुत ठंड पड़ रही है वहाँ पे सनलाइट ही नहीं है तो क्या प्रोडक्टिविटी हो पाएगी। अगर फॉरेस्ट है वहाँ पे सनलाइट नहीं है सही से, तो इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है, सही से सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है। मान लीजिए हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं, डेजर्ट भी एक इकोसिस्टम है, वहाँ पे क्या सारे ट्री सारे प्लांट सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का हाई टेम्परेचर है, पानी की भी कमी है, न्यूट्रिएंट की भी कमी है। जो प्लांट वहाँ पे प्रेजेंट भी हैं, ठीक है, जैसे कैक्टस हो गए और जो कांटेदार थोड़े प्लांट होते हैं, शर्ब्स, वो सब प्रेजेंट तो हैं, लेकिन उनका जो हम बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है क्या बहुत ज़्यादा है, नहीं। मतलब कि इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, न्यूट्रिएंट पे भी डिपेंड कर रहा है, और प्लांट की कितनी कैपेसिटी है फोटोसिंथेटिक करने की उस पर भी डिपेंड कर रहा है, और किस स्पीसीज का प्लांट है, ये सब चीज़ों पे। मीन्स कि जो हमारे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो सब कुछ प्लांट से रिलेटेड है, कि प्लांट के लिए कौन कौन सी कंडीशन फेवरेबल है, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का, न्यूट्रिएंट कैसा मिल रहा है उसको, किस तरीके से प्लांट की स्पीसीज है, इनहिबिट तो नहीं कर रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ रह तो नहीं पा रहा है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं क्या उसकी कैपेसिटी है फोटोसिंथेसिस करने की, स्लो है कि C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है कि कैम्प प्लांट है, ठीक है। आगे देखते हैं, Therefore, it varies in a different type of ecosystem। इसीलिए ये सब क्या करता है, वेरी करता है डिफरेंट इकोसिस्टम में। मतलब कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है सबका अलग अलग होता है। मीन्स कि जो बायोमास बनते हैं प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस करने के बाद डिफरेंट इकोसिस्टम के डिफरेंट होते हैं। लैंड पे तो ग्रासलैंड भी है, फॉरेस्ट भी है, ठीक है, सेंचुरीज भी हैं, तो क्या सब में बराबर इकोसिस्टम है, मींस कि सब में जो प्रोडक्शन हो रहा है प्राइमरी प्रोडक्शन वो क्या सब में बराबर है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर है, नहीं, क्योंकि प्लांट की स्पीसीज कैसा कंडीशन है हर एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। The annual net primary productivity of whole biosphere approximately 170 billion tons dry weight of organic matter। अगर हम एनुअली बात करते किसकी, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर की बात करें पूरे, ठीक है, तो कितनी हो रही है 170 बिलियन टन्स। ड्राई वेट का मतलब है कि उसको सुखवा दिया गया है, जितना प्रोडक्टिविटी बना है, मीन्स जितना खाना पानी बना है उसको क्या करें, सुखवा दिए, मीन्स उसको सूखा कर दिए, मीन्स पानी उसमें से एवोपरेट करा दिए उस ऑर्गेनिक मैटर से, तो वो कितना हो गया अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स है। चाहे लैंड इकोसिस्टम का हो चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम का, सबका मिला के बोला है 170 बिलियन टन्स होते हैं, सबका बोला है ये 170 बिलियन टन्स। ओके, अब देखिए ऑफ दिस, इनमें से डिस्पाइट ऑक्युपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन इज ओनली 55 बिलियन टन्स। ठीक है, अब जो 170 बिलियन टन्स आ रहे हैं ना पूरा एनुअल बायोस्फीयर में, कि जितने ये बायोमास बन रही है, बोल सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो रही है, ये एक्वेटिक का भी मिला के हो रहा है, लैंड का भी, मीन्स टेरेस्ट्रियल दोनों का हो रहा है, चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो चाहे एक्वेटिक, उनका हो रहा है। लेकिन अगर हम ओशंस की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ केवल 55 बिलियन टन्स हैं। और ऐसा ये भी देखा जाता है कि जो लैंड है वो बहुत कम है। अगर हम ग्लोब देख लें तो हर जगह पानी ही पानी है, लैंड्स तो बहुत कम है, ठीक है। 70% क्या है, हमारे जो बोल सकते हैं ग्लोब है उसमें सबसे ज़्यादा पानी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो इतना कम क्यों है, 55 बिलियन टन ही क्यों है एनुअली। और ये 170 है तो 170 माइनस कर लेंगे 55, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक, 16 माइनस 5 मीन्स 11, 115 जो होगा ये प्रोडक्टिविटी होगी टेरेस्ट्रियल की, ठीक है, 150, ठीक है, 115 बिलियन टन्स। तो ये किसकी प्रोडक्टिविटी होगी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की एनुअली होगी, ठीक है। आगे देखते हैं,
रेस्ट ऑफ द कोर्स ऑन द लैंड, ठीक है, और बाकी जो आएंगे वो लैंड से आएंगे। कितने आएंगे? 115 बिलियन टन्स, 115 बिलियन टन्स कहाँ से आएंगे? लैंड के आएंगे, और जो 55 बिलियन टन्स केवल ओशन से आ रहे हैं, जो पानी वाला पार्ट है। डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विद टीचर। क्यों इतना कम प्रोडक्टिविटी हो रहा है ओशन का? क्या रीज़न है? पानी तो हर जगह अवेलेबल है, क्यों हो रहा है? पहला रीज़न ये है कि जो ओशन है बहुत गहरा है, ठीक है। अब वहाँ पे तो सनलाइट जा नहीं पाएगी। ओशन के अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो तो कभी सनलाइट देखे नहीं है। वो हम बोल सकते हैं कि ओशन अगर इतना गहरा है सपोज करिए, तो जो सनलाइट होगा यहीं तक होगा, और अंदर बेचारे डार्क, इन्हें कभी पता ही नहीं कि कोई तो ऐसा है जहाँ पे उजाला है, मीन्स कोई हम बोल सकते हैं सनलाइट है जहाँ से हमें नेचुरली लाइट मिल रही है, उनको पता ही नहीं है, ठीक है। पहली बार सनलाइट नहीं अच्छे से अवेलेबल है। दूसरा रीज़न ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़्यादा होते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम में कम होते हैं, मीन्स पानी में कम पाए जाते हैं, लैंड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। इसी वजह से प्रोडक्टिविटी क्या है? कम है, ठीक है। आगे देखते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। डिकम्पोजिशन से लग रहा है किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? तोड़ फोड़ रहे हैं, या फिर उसको हम डिग्रेड कर रहे हैं। यू हैव हेard द अर्थवर्म बीइंग रिफर्स टू एज अ फार्मर फ्रेंड। आपने सुना होगा कि अर्थवर्म क्या है? एक किसान का सच्चा दोस्त है। क्यों अर्थवर्म ही? क्यों नहीं रैट? क्यों? अब इसका रीजन देखिए। दिस इज सो बिकॉज दे हैव इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ द सॉइल। इसलिए क्योंकि ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है ना उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सॉइल है, जो उसका अपर सरफेस है, टॉप सॉइल है, जो ऊपर वाला पार्ट, उसको क्या करते हैं? उसको लूज करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है, फर्टाइल बनाते हैं अर्थवर्म। इसीलिए वो फार्मर के अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अगर चूहा की बात करें, रैट की बात करें, तो वो दोस्त ही है। वो अनाज जो रहेगा उसको खा जाएगा, वो दुश्मन हो जाएगा फार्मर का, ठीक है। सिमिलरली द डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट एंड द प्रोसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन। इसी तरीके से डिकम्पोजिशन का मतलब क्या कि जो डिकम्पोजर होंगे वो क्या करेंगे? जो एकदम कठोर ऑर्गेनिक मैटर होंगे, ठीक है, उसका ब्रेक करेंगे एकदम सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होंगे इनका ब्रेक डाउन होगा किसमें? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 हो गया, वाटर, न्यूट्रिएंट। इसी को कहते हैं डिकम्पोजिशन। किसके द्वारा होता है? डिकम्पोजर के द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए, dead plant remains such as leaf, bark, flower and dead remain of the animal including the fecal matter constitute the detritus which is the raw material for decomposition। अब decomposition के लिए raw material क्या है? कैसे decomposition start होता है? उसका initial step क्या है? जितनी भी dead हमारे लिए जितनी भी बेस्टफुल चीज़ें हैं, ठीक है, हम बोल सकते हैं प्लांट का अगर जो डेड पार्ट है, मीन्स कोई पत्ती सूख के ज़मीन पे गिर गई, ठीक है, उसका जो बार्क है, मीन्स जो अपर लेयर है उसका, ट्री का जो ट्रंक है ना, ट्रंक के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक का दिखता है वो सब क्या है? वेस्टेज है। फ्लावर हो गया, डेड रिमेन्स, अगर कोई डेड चीज़ें हैं, मान लीजिए ह्यूमन का बॉडी, डेड बॉडी हो गया। इसके अलावा जो फीकल मैटर है, जो ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब डेट्रस है। और डेट्रस को ही हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल है। किसके लिए? डिकम्पोजिशन स्टार्ट कहाँ से होता है? कि जो डेड मैटर है ऑर्गेनिक, क्योंकि लीफ क्या है? कभी ना कभी खाना बनाया होगा लीफ ने, फोटोसिंथेसिस किया होगा, उसमें क्या होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होंगे, सुक्रोज होंगे, ग्लूकोज होंगे, स्टार्च होंगे, किसी भी फॉर्म में खाना भरा होगा, ऑर्गेनिक मैटर होंगे ना। लेकिन जब ये लीफ टूट के कहाँ गिर गई? ज़मीन पे। पहले तो स्टार्टिंग में हरी रही होगी, फिर वो ज़मीन पे गिरी होगी, तो इसको कौन ब्रेक करेगा? अब ब्रेक करने के लिए आएंगे डिकम्पोजर, जो क्या करेंगे? ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। तो इसी को डिकम्पोजिशन कहते हैं। और जो ये सब पत्ती हो गई, फूल हो गया, या फिर बोल सकते हैं ह्यूमन का एक्सक्रीटा, ठीक है, फीकल मैटर, ये सब जो क्या है? वेस्टेज है, ये सब क्या है? डिट्रस है, ये सब रॉ मटेरियल है। किसके लिए? डिकम्पोजिशन के लिए। द इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिडिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। 5 स्टेप हैं डिकम्पोजिशन के। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ह्यूमिडिफिकेशन है एंड मिनरलाइजेशन है। 5 है। एक हम शॉर्टकट दे रहे हैं फरारी कार के बारे में, कि कोई फ्रेंड है, 2 फ्रेंड हैं, वो दोनों अपने में बहस कर रहे हैं। कोई कह रहा मर्सिडीज लेंगे, कोई कह रहा फरारी लेंगे। तो उसका दोस्त ने कहा फरारी लेंगे कार हम भी, ठीक है, मैं फरारी कार लूँगा। तो लिखा है कि फरारी लेंगे कार हम भी, ठीक है, हम भी फरारी कार लेंगे।
ठीक है। तो एफ फॉर क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन, एल फॉर लीचिंग होगा, सी फॉर कैटाबॉलिज्म, हम का मतलब हो गया ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन, ठीक है। फरारी से हो जाएगा फ्रेगमेंटेशन, लेंगे क्या लेंगे, फरारी लेंगे, कार, ठीक है। लेंगे से क्या होगा, लीचिंग होगा, कार से होगा कैटाबॉलिज्म, हम्बी से होगा ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ठीक है। 5 स्टेप होते हैं डिकम्पोजिशन में। अब चलिए पढ़ते हैं। डेट्रीवोर्स एग्जाम्पल अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन द डेट्रस इनटू द स्मॉल पार्टिकल। अब अर्थवॉर्म क्यों इतना सच्चा दोस्त था किसी किसान का, किसी फार्मर का, क्यों, अब उसकी कहानी आ गई। डेट्रीवोर्स मतलब कि जो ये सब डेट्रस थे, ये सब हमने जो पढ़ा है अभी, लीफ हो गया, बार्क, फ्लावर, या जितने भी डेड एनिमल हो गए, या फिर हम बोल सकते हैं फीकल मैटर, ये सब क्या थे, ये सब डेट्रस थे। अब इनको तोड़ने के लिए कौन आएगा, अर्थवॉर्म आएगा। मीन्स के डेट्रीवोर्स है कि वो क्या करेगा, डेट्रस को तोड़ेगा, छोटे छोटे पीस में करेगा, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा डेट्रस को, जो डेड मैटर है उसको किस में, छोटे छोटे पीस में करेगा, सिर्फ उसको तोड़ेगा। जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास ये पेज है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक मैटर है, तो अर्थवॉर्म ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स में इस तरीके से तोड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, ये देखिए तोड़ रहा है। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये भी पूरी तरीके डिकम्पोज तो हुए नहीं है, डिग्रेडेज तो हुए नहीं है, ठीक है। इनका ये क्या हो गया, छोटे छोटे वही पार्टिकल क्या हो गए, छोटे छोटे पार्ट्स में हो गए। तो बस अर्थवॉर्म क्या करता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, जो डेड मैटर है या डेट्रस है, उसको क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देता है। दिस प्रोसेस का फ्रेगमेंटेशन, इसी को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। फ्रेगमेंट का मतलब छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, अब दूसरा प्रोसेस क्या था, लीचिंग है। अब लीचिंग में क्या करेंगे, water soluble inorganic nutrient go down into the soil origin and get precipitated as unavailable salt, ठीक है। जो लीचिंग है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो क्या होंगे, जो पानी में सॉल्युबल होंगे, वो क्या होंगे, वो जमीन के नीचे चले जाएंगे। सॉइल, मान लीजिए सॉइल है, ठीक है। जो वाटर में कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते, कुछ नहीं होते। जो सॉल्युबल होंगे वो तो चले जाएंगे कहाँ, लैंड में चले जाएंगे। जो इनसॉल्युबल होंगे ये ऊपर ही रह जाएंगे, प्रिसिपिटेट के फॉर्म में रह जाएंगे, ठीक है। वो साल्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या न्यूट्रिएंट का इनऑर्गेनिक साल्ट होंगे। जो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील हैं, वो तो जमीन के अंदर चले गए, ठीक है, इजीली पोर हो गए, क्योंकि सॉइल के पास क्या, पोरस कैपेसिटी है, किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ईजिली उसे एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन जो हम बोल सकते हैं जो नहीं सॉल्युबल हैं वाटर में, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक साल्ट जो नहीं सॉल्युबल हैं वाटर में, वो क्या होंगे, ऊपर प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, मीन्स सॉइल के ऊपर ही रह जाएंगे, वो ईजिली नहीं जा पाएंगे। अब आगे देखते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब ही लग रहा है कि कुछ काटा जाएगा, कट 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 कट, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म से याद रखिए, कट 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 कट, कटिंग, कुछ तोड़ा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ देखा जाए कैटाबॉलिज्म में कुछ तोड़ा जा रहा, बॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इतने सारे जो वर्ड्स हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमारे बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे वो कैटाबॉलिज्म हो, एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या होते हैं, कैटाबॉलिज्म का मतलब कि कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई रिएक्शन में टूट रहा है, सिर्फ टूट ही रहा है, प्रोडक्ट में टूट रहा है, इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एनाबॉलिज्म का मतलब कि कोई चीज़ जोड़ रहा है, मीन्स कोई ढेर सारे सबस्ट्रेट आए और एक प्रोडक्ट बनाए, फिर ढेर सारे सबस्ट्रेट आए, प्रोडक्ट बनाए, मीन्स की फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब किसी चीज़ का टूटना, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जितने भी रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं कैटाबॉलिज्म होता क्या है। अब ये किसी की हेल्प से होगा। हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं किसी एंजाइम की हेल्प से होते हैं, तो इसीलिए तो मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, या फिर कैटाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिज्म। तो अब कैटाबॉलिज्म भी किसी एंजाइम की हेल्प से होंगे, क्योंकि क्या है, केमिकल रिएक्शन है, बस इसमें क्या हो रहा है, प्रोडक्ट टूट रहा है, बन नहीं रहा, टूट रहा है। बैक्टीरियल एंड फंगल enzyme degrade the detritus into the simple inorganic substance, this process called catabolism। यहाँ पे अब कुछ एंजाइम्स यूज होंगे, चाहे बैक्टीरियल होंगे, ठीक है, या फिर फंगल एंजाइम होंगे, जो क्या करेंगे, डेट्रस। अब डेट्रस के छोटे छोटे फ्रैगमेंट तो इस तरीके से हो गए थे, लेकिन ये टूटे थोड़ी ना थे, डिकम्पोज नहीं हुए थे ना, ये अर्थवॉर्म ने क्या किया, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो सॉल्युबल थे पानी में वो तो चले गए सॉइल के नीचे, जो नहीं थे वो प्रिसिपिटेट बन के सॉइल के सरफेस पे ही रह गए, ठीक है। अब क्या होगा, कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो छोटे छोटे ये फ्रैगमेंट्स थे ना इस तरीके से, अब इनका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इन जो डेट्रस हैं इनका ब्रेक डाउन होगा किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक है। किसकी हेल्प से होगा, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम की हेल्प से होगा। It is important to note that all the above three decomposition operates simultaneously on the detritus।
ये जो तीनों प्रोसेस है ना, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ये डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस का ये तीनों पार्ट एक साथ होगा। ऐसा नहीं कि आज अर्थवर्म ने फ्रेगमेंट किया है, 4 दिन बाद लीचिंग हो रहा है, 15 दिन बाद कैटाबॉलिज्म, ऐसा नहीं हो रहा है, सब साथ में हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन और तुरंत लीचिंग हो रहा है, तुरंत कैटाबॉलिज्म, मीन्स कि वो तुरंत फौरन जल्दी जल्दी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक एक दिन या बहुत दिन गैप हो रहा है, नहीं, ये तीनों प्रोसेस क्या होंगे, एक साथ होंगे। ठीक है। ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। जो ह्यूमिनिफिकेशन है, मिनरलाइजेशन है, कहाँ होता है, डिकम्पोजिशन की सॉइल में होते हैं। अब देखिए ह्यूमिनिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमिनिफिकेशन लेट्स to accumulate a dark color amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergo decomposition at extreme slow rate। जो ह्यूमस होते हैं या फिर बोल सकते हैं ह्यूमिनिफिकेशन में क्या होता है कि सॉइल है ना, ये सपोज करिए सॉइल है, ठीक, इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर के कुछ बोल सकते हैं कि कुछ एमॉर्फस सब्सटेंस डार्क कलर के चिपक जाते हैं या फिर एक्युमुलेट हो जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, जो कि हाईली रेजिस्टेंट है किसके अगेंस्ट, माइक्रोबल एक्शन के अगेंस्ट। कोई इसको बैक्टीरिया, कोई भी फंजाई इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एमॉर्फस सब्सटेंस है, ये अपने आप को रेजिस्टेंट बनाया है ताकि जो इनका डिकम्पोजिशन हो बहुत स्लो हो, बहुत धीरे धीरे हो, काफ़ी टाइम लगेगा। ये तीनों प्रोसेस क्या होंगे, एक साथ होंगे, चाहे फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म। लेकिन ह्यूमिनिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, होंगे ये, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, इसमें समय लगेगा। ठीक है। बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज द रिजर्व ऑफ द न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो ह्यूमस है या फिर बोल सकते हैं ह्यूमिनिफिकेशन का जो पार्ट है, ये कोलाइडल नेचर के होते हैं। कोलाइडल नेचर का मतलब ऐसा कि कोई चीज़ अगर हम पानी में मिक्स कर रहे हैं, मान लीजिए ये पानी इसमें रखा और उसमें हम इस ह्यूमस को मिक्स कर रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे ना वो बड़े बड़े होंगे, कोलाइड्स होंगे। ठीक है, जो कोलाइडल नेचर होगा और ये क्या सर्व करेगा, इसमें न्यूट्रिएंट भरे हुए हैं। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। The humus is further degraded by some microbe and release the inorganic nutrient occur by process known as mineralization। अब ये ह्यूमस, अब इस ह्यूमस का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा किसके द्वारा, कुछ दूसरे माइक्रोब्स के द्वारा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो रिलीज हो, वो निकले, इसी को कहते हैं मिनरलाइजेशन। और कहाँ निकलेगा, सॉयल में निकलेगा। ठीक है, तीनों प्रोसेस तो हो गए। जब ह्यूमिनिफिकेशन की बारी आई तो क्या हुआ, जो सॉयल है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर चिपक गए, मीन्स ह्यूमस थे, क्या थे, अकुमुलेशन हो रहा था डार्क कलर का, जो एमॉर्फस सब्सटेंस था, ये सब चिपके हुए थे और ये बड़ा रेजिस्टेंट था। ठीक है, ये किसी माइक्रोब से जल्दी टूटता नहीं, बहुत स्लो, बहुत एक्सट्रीमली इसका जो डिकम्पोजिशन रेट है बड़ा स्लो है। ठीक है, कोलाइडल नेचर का और इसके पास खूब न्यूट्रिएंट भरे, क्योंकि अभी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें से निकले नहीं है बाहर। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ और माइक्रोब्स आएंगे। मिनरलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा कि कुछ और माइक्रोब्स आएंगे, मीन्स ह्यूमस, या बोल सकते हैं ह्यूमिनिफिकेशन प्रोसेस में ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, कहाँ, सॉइल पे। लेकिन अब ह्यूमस को भी तोड़ना है, इसमें से जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको निकालना है, कहाँ लाना है, सॉइल पे लाना है। ठीक है, तो ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस में होगा कि जो ह्यूमस है ना, इसको तोड़ा जाता है कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से, ताकि जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो रिलीज हो सके, कहाँ, सॉइल में हो सके। तो इसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। मीन्स की जो डिकम्पोजिशन है एरोबिक प्रोसेस है, मीन्स इसमें ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा। अगर ऑक्सीजन बंद कर देंगे ना, डिकम्पोजिशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनाबॉलिज्म होगा, मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस फिर से अपने आप को बनना स्टार्ट कर देंगे। तो ये क्या है, ये इसको ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूअसली चाहिए, तभी डिकम्पोजिशन हो पाएगा। The rate of the decomposition is controlled by chemical composition of detritus and climatic factor। जो रेट है डिकम्पोजिशन का कंट्रोल दो कंपोनेंट से होता है। पहला कि केमिकल कंपोजिशन कैसा है, डेट्रस में लेग्निन ज़्यादा है कि नाइट्रोजनस बेस ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, कैसा है ये, क्लाइमेट कैसा है, ठंड तो नहीं है, बहुत गर्मी तो नहीं है, पानी की कमी तो नहीं हो रही है, वहाँ पे मॉइस्चर भी कम तो नहीं है, तो ये सब पे भी डिपेंड करता है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो होगी ही हाईली। इसके अलावा डेट्रस का केमिकल कंपोजिशन क्या है, बना किससे है, और दूसरा किस तरीके का क्लाइमेट है जहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है। इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, पहले क्लाइमेट कंडीशन के बारे में दिया कि जो क्लाइमेटिक फैक्टर हैं उनके बारे में दिया, जैसे कि डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो। अब डिकम्पोजिशन रेट स्लो हो जाएगा कब, इफ द डेट्रस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ठीक है, अगर हमारा जो डेट्रस है वो लिग्निन का बना है, काइटिन का बना है, तो वहाँ पे डिकम्पोजिशन रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसके अलावा एंड क्विकर इफ द डेट्रस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। ये तेज, बहुत तेज बढ़ जाएगा, डिकम्पोजिशन का रेट क्या हो जाएगा, हाईली
हो जाएगा, मीन्स बहुत हाई हो जाएगा। कब? अगर डेट्रस जो हमारा वो किसका है, नाइट्रोजन का है वह, या बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर का बना होगा, ठीक है, तो क्या होगा, हाई होगा। मीन्स कि अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से कंपोजिशन है। अगर कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, जो डिकम्पोजिशन रेट है, अगर हमारा डेट्रस किससे बना हुआ, लिग्निन का बना हुआ, काइटिन का, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है, बहुत धीरे होगा। और अगर हमारा डेट्रस किसका बना हुआ, नाइट्रोजन बेस का है या फिर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर का है, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो जाएगा। टेम्परेचर, अब क्लाइमेट का देखिए फैक्टर क्या है। टेम्परेचर एंड सॉयल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन देयर एक्टिविटी ऑफ सॉयल माइक्रोब्स। टेम्परेचर हो गया, और सॉयल में मॉइस्चर क्या है, सॉयल सूखा तो नहीं है, कुछ तो नमी रहनी चाहिए तभी तो डिकम्पोजिशन होगा। तो टेम्परेचर और जो सॉयल मॉइस्चर है, मीन्स की जो सॉयल में नमी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अच्छा क्लाइमेटिक फैक्टर है किसके लिए, डिकम्पोजिशन रेगुलेट करने के लिए। किस पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो सॉयल में माइक्रोब्स हैं उस पर इफेक्ट देखने को मिलेगा, तभी तो आगे मिनरलाइजेशन होगा। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेयर द डिकम्पोजिशन। अगर गर्म है और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, नमी भी है, तभी जाके डिकम्पोजिशन होगा। मीन्स की इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए और साथ में मॉइस्ट होना चाहिए, नमी भी होनी चाहिए, पानी के कुछ बूंदें भी रहनी चाहिए, तब जाके डिकम्पोजिशन होगा। वेयर एज लो टेम्परेचर एंड एनएब्रियोबियोसिस इनहिबिट द डिकम्पोजिशन रिजल्ट इन बिल्डअप ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। अगर टेम्परेचर क्या है, लो है, मीन्स ठंड है, ठीक है, और एनएरोबियोसिस का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, मीन्स कि हम बोल सकते हैं एनएरोबिक कंडीशन आ गई है यहाँ पे, तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन तो एकदम खत्म हो जाएगा, होगा ही नहीं। इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा फैक्टर है, मतलब अफेक्ट कर कैसे कर रहा है कि अगर टेम्परेचर हम कम कर दिए, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई भी बंद कर दिए, दोनों चीज़, तो यहाँ पे अब डिकम्पोजिशन रुक जाएगा, होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा, आगे वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कि जो टूटा उटा था ना, पहले से कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट बने ही थे, वो भी अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हो जाएंगे। तो मीन्स कि यहाँ पे हमें देखना है कि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हाईली होगी डिकम्पोजिशन में। उसके अलावा हमको ये देखना है कि जो डिकम्पोजिशन रेट है वो डिट्रस पे डिपेंड करता है। अगर डिट्रस हमारा लिग्निन या काइटिन का होगा, डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा, होगा लेकिन स्लो होगा, ठीक है। अगर हमारा डिट्रस नाइट्रोजनस के बेस से बना हुआ है या फिर सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक हो गया शुगर, इससे बना हुआ है, तो क्या होगा, हाई होगा, डिकम्पोजिशन बहुत तेजी के साथ होगा। इसके अलावा टेम्परेचर और सॉइल के मॉइस्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, डिकम्पोजिशन में। अगर वार्म है और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, मीन्स गर्मी भी है और नमी भी है साथ में, तो डिकम्पोजिशन बहुत अच्छे से होगा, फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, मीन्स ठंड आ गया और ऑक्सीजन की सप्लाई भी बंद हो जाए, मीन्स हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर लो हो और एनएरोबिक कंडीशन आ गई, तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन एकदम रुक जाएगा, डिकम्पोजिशन आगे होगा ही नहीं। उसके बजाय क्या होगा कि यहाँ पे फिर से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ये है ट्री, ठीक है। अब ट्री है, ट्री ने कभी ना कभी फोटोसिंथेसिस की होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी रही होगी, जितना खाना इसने एक बार बनाया होगा उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसने भी रिस्पायरेशन लॉस में कुछ निकाला होगा, ठीक है, तो क्या जो इसने यूज़ किया रिस्पायरेशन लॉस में बायोमास, ठीक है, जो बनाया उसने खाना, और जो बचा हुआ है, ठीक है, उसको एनपीपी, मीन्स की ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस हम रिस्पायरेशन लॉस बराबर क्या होता है, एनपीपी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किन के लिए होगा, हेटेरोट्रॉप्स के लिए होगा, जो बेचारे ट्री पे डिपेंडेंट है, ठीक है, कंज्यूमर है, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमेशा तो कोई ट्री लाइफ टाइम तक सर्वाइव करेगा नहीं, कभी ना कभी उसके पत्तों की भी तो डेथ होगी। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए ट्री ग्रो इन द सॉइल, कोई ट्री है ग्रो कहाँ की है, सॉइल में, ठीक है, ऑब्वियसली हर कोई जानता है, प्लांटेशन किया ही होगा। ए ग्रीन लीफ फॉल टू द ग्राउंड, इनमें से एक पत्ती जो है गिर गई जमीन पर। Some are eaten by insect and other insect nutrient and the energy enter the web chain। कुछ इंसेक्ट आए होंगे, पत्ती खा लिए होंगे, कुछ एनिमल खा लिए होंगे पत्ती, तो ये एनर्जी जो इसमें एनर्जी होगी, एनपीपी होगी, ठीक है, उनमें ट्रांसफर होगी, चाहे इंसेक्ट हो चाहे एनिमल हो, आगे की तरफ चला गया। अगर नहीं खाए हैं, मान लीजिए यहाँ पे गिरा, ठीक है, तो सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन, फिर इसको क्या हो, यहाँ पे डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे किस तरीके से होगा, यहाँ पे जो इंसेक्ट खाएंगे वो कहीं ना कहीं
उनका भी क्या होगा, ऑर्गेनिक रिच सॉइल मीन्स वो कहीं ना कहीं उस सॉइल में ही मतलब डिपॉजिट करेंगे। नहीं तो अगर ये सीधे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है मीन्स के लीफ पार्शियली कंज्यूम बाय डिकम्पोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लेटर। मतलब कि सॉइल में फंगस बैक्टीरिया ये सब प्रेजेंट रहते हैं। जब ये लीफ गिरेगा कभी ना कभी सड़ने लगेगा। जो हम लोग कहते हैं ना करी पत्ती सड़ गई, सड़ी नहीं है, उसका क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है वो। ठीक है, कोई चीज़ सड़ता नहीं है या खराब नहीं होता है, वो इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं डिकम्पोज हो रहा है। तो क्या होगा कि जो सॉइल में फंजाई है बैक्टीरिया है, इस लीफ को क्या करेंगे, धीरे धीरे डिग्रेड करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, छोटे पार्ट में रहे होंगे, फिर इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक में लाने स्टेप में यहाँ पे कैटाबॉलिज्म ये करेंगे। ओके, फर्दर डिकम्पोजिशन बाय द अर्थवॉर्म बैक्टीरिया सॉइल माइट्स फंजाई एक्सेट्रा, और उसका फर्दर डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, पूरी तरीके से उसे एकदम सॉइल में उसके जब तक उसके न्यूट्रिएंट मीन्स इनऑर्गेनिक साल्ट या बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब तक सॉइल में ना मिल जाए तब तक क्या होता रहेगा, उसका डिकम्पोजिशन, ह्यूमिडिफिकेशन, मिनरलाइजेशन सब कुछ होता रहेगा यहाँ पे। फिर क्या होगा, जो हमारा सॉइल होगा वो ऑर्गेनिक रिच होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि एक प्लांट जो खाना बना रहा है। ठीक है, इसके बाद उसकी पत्ती की डेथ हो रही है, मान लो कोई और एनिमल या कोई और इंसेक्ट खा रहा है, तो वहाँ पे आगे जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, क्या एनर्जी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि फूड चेन के थ्रू दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है। मान लीजिए उस पत्ती का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया, चाहे फंजाई चाहे बैक्टीरिया या फिर जो भी एज डिकम्पोजर प्रेजेंट है सॉइल में, वो क्या करने स्टार्ट कर दिए कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है लीफ में उसको इनऑर्गेनिक साल्ट या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में बदलना स्टार्ट कर दिए। तब तक करेंगे जब तक कि सारे न्यूट्रिएंट मीन सब सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जब तक सॉइल में मिल ना जाए, मीन्स मिनरलाइजेशन तक करेंगे। 5 स्टेप थे ना, वहाँ तक करेंगे ताकि जो हमारा सॉइल है वो क्या हो जाए, ऑर्गेनिक रिच हो जाए। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर वही सॉइल को कौन फिर से प्लांट लेगा, तो जितनी भी यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगी वो सब कहाँ चला जाएगा, प्लांट्स के पास फिर से चले जाएंगे। कि मतलब कि जो प्लांट ने बनाया फिर उसे कहीं ना कहीं फिर उसे प्लांट ने मिला। मतलब कि क्या होगा, साइकिल रिपीट होता रहेगा। कि ऐसा नहीं है कि कभी प्लांट को इन सब की कमी हो जाए, मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की कमी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ना वो सब सॉइल में हो रहा है, ताकि हम लोग सॉइल को और ज़्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दें, न्यूट्रिएंट दें, ताकि प्लांट क्या कर सके, फिर से उसी तरीके से अपने आप को डेवलप कर सके, वैसे ही प्रोडक्शन करता रहे, प्रोडक्टिविटी ऐसे बढ़ती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो नाम से लग रहा है क्या कि यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। क्यों मैंने ऐसा कहा, इसलिए क्योंकि इकोसिस्टम की बात की जा रही है। यहाँ पे इंट्रैक्शन होगा, लिविंग थिंग्स का भी नॉन लिविंग थिंग्स का भी, मीन्स सब मिलजुल के रहेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे का क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, इन द सेंस कि यहाँ पे ट्रांसफर होगा एनर्जी का। अब देखते हैं क्या है। Except for the deep sea hydrothermal ecosystem, sun is the only source of energy for the ecosystem on earth. ठीक है, किसको छोड़ के, जो समुद्र है, जो गहराई पे है वहाँ पे छोड़ के, जो हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम है उसको छोड़ के, बाकी जितने भी इकोसिस्टम है अर्थ पे, सब पे क्या है, सन एक ऐसा सोर्स है जिससे क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर खाना बना रहे हैं। क्यों समुद्र की गहराई में नहीं है ये, क्योंकि जो सी है ना वो काफ़ी गहरा है, तो उसके सरफेस तक मीन्स कि थोड़ी दूर तक ही क्या होगा, सनलाइट पहुंच पाएगी। उसके बाद जो सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो वहाँ पे क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक नहीं होता, मीन्स कि वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि खाना यहाँ पे नहीं बनता है। किसकी हेल्प से, सनलाइट। यहाँ पे क्या होता है, कीमोसिंथेटिक होता है। ठीक है, यहाँ पे फोटो ऑटोट्रॉपिक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यहाँ पे कीमोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे केमिकल से हेल्प से क्या होता है, खाना बनता है या फिर एनर्जी लेते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इट इज द पावर, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, सनलाइट तो प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए समर का सीजन है, खूब 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 धूप है, क्या 100% जो रेडिएशन आ रही है सारे प्लांट इसको ले लेंगे। यहाँ पे मतलब कि ये है कि जो ये इतने सारे यहाँ से सन रेडिएशन आ रही है, सन से जो रोशनी आ रही है, जो किरणें आ रही हैं, क्या सब प्लांट यूटिलाइज कर लेगा खाना बनाने में? नहीं, जितना भी होता है वो 50% से कम है। ठीक है, जो सनलाइट है ना
जो भी यहाँ से रेडिएशन निकलेंगी, जो भी एनर्जी निकलेगी यहाँ पे रेडिएशन एनर्जी, इसका लेस देन 50% क्या होता है, फोटो एक्टिवली मीन्स कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होते हैं, हम खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ केवल कितना, लेस देन 50% सनलाइट का, इसीलिए इसको पार बोलते हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की। मीन्स कि 50% जो सनलाइट की रेडिएशन है इनमें कम, इनसे भी कम में, 50% में नहीं, उससे भी कम में क्या हो जाता है, खाना बन जाता है प्लांट्स का। We know that the plant and photosynthetic bacteria autotrophics the sun radiation energy to make the food from simple inorganic material। जैसा कि हम जानते हैं जो ग्रीन प्लांट्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप, ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। खाना कैसे बनाते हैं, सन की हेल्प से, मीन्स कि जो सन की रेडिएंट एनर्जी है उसकी हेल्प से क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से वो लोग क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। मीन्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा, CO2 हो गया, वाटर हो गया, जब सनलाइट पड़ती है इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है मीन्स ग्लूकोज बनता है, साथ में एनर्जी जो बनता है, ये सब क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स की कंडीशन है। प्लांट्स capture only 2 to 10% of the power and this small amount of energy sustain the entire living world। ठीक है, जो प्लांट्स है ना, अब पावर क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो सनलाइट से आ रही है वो कितना है, लेस देन 50%। अब इनमें से भी प्लांट्स केवल कितना ले रही है, 2 to 10% ले रही है, क्या करने के लिए, खाना बनाने के लिए। मीन्स कि जो 50 लेस देन 50% जो भी रेडिएशन एनर्जी आ रही है सनलाइट से, वो सारी ही क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। मीन्स कि इस रेडिएशन के अंतर्गत खाना बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन प्लांट उनमें से सिर्फ 2 से 10% ही ले रही है रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, अब यही इतने छोटे अमाउंट से ही प्लांट पूरा जितना भी लिविंग सिस्टम है हमारे अर्थ पे सबको खाना दे रही है, मैं सबको जीवित रखी है। आगे देखते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हाउ द सोलर एनर्जी कैप्चर बाय प्लांट फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। तो ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से प्लांट जो सोलर एनर्जी का इतना छोटा सा पार्ट, सिर्फ 2 से 10% मीन्स 2 to 10% जो पार है बस इतना ही ले रही है। पार का मतलब है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन से ही इतना सारा खाना बना के और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे सबको जिंदा रखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे वो किस पे डिपेंड करते हैं, प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट है। खाना कौन बना रहा है, प्लांट। किससे बना रहा है, यहाँ पे रेडिएंट एनर्जी बोल सकते हैं या फिर सोलर एनर्जी, जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है और खाना बना रहा है। या तो प्लांट पे ऑर्गेनिज्म जो है प्रेजेंट, कंज्यूमर बोल सकते हैं उनको, वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जैसे कि हम बोल सकते हैं हर्बीवोर्स, काऊ हो गए, गोट हो गए। ठीक है, ये सारे क्या है, डायरेक्टली मीन्स डिपेंड है किस पे, प्लांट्स पे। इनडायरेक्टली का मतलब है कि जो काऊ का प्रोडक्ट यूज करेगा, जो गोट को यूज करेगा खाने में, वो क्या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे। हम लोग भी डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जो हम हरी हरी सब्जियां खाते हैं क्या हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे। ठीक है, जो क्रॉप उगाते हैं हर साल हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर है वो सबको सस्टेन किया, मैं सबको जिंदा रखा है अपने से। ठीक है, so you find unidirectional flow of energy from the sun to the producer and then the consumer। तो आपको एक चीज समझ में आई कि जो यहाँ पे एनर्जी का फ्लो है, एनर्जी का फ्लो का मतलब क्या है, खाना। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है। मीन्स कि कोई प्लांट है वो क्या कर रहा है, सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी की हेल्प से खाना बना रहा है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्लांट्स को खा रहे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो प्लांट्स को खा रहे हैं बट वो एनिमल्स को भी खाएंगे। मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो हो रहा है एनर्जी का। ऐसा नहीं कि प्लांट किसी इंसान या किसी कंज्यूमर से एनर्जी ले रहा है, उल्टा नहीं हो रहा। प्लांट से सब एनर्जी ले रहे हैं। प्लांट कहाँ से ले रहा है, सन से ले रहा है। मीन्स उसको रेडिएंट एनर्जी चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए ताकि वो खाना बना सके। और जो भी उस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट पे या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है उनको भी क्या दे सके, एनर्जी या खाना दे सके। ठीक, आगे देखते हैं। इस लॉ को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो प्लांट है वो ट्रांसड्यूसर जैसा काम करेंगे। मीन्स कि यहाँ पे वो सोलर एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, हम बोल सकते हैं खाना बना, फिर वो हीट लॉस में भी चेंज हो जाएगा। जो भी प्लांट है, ठीक है, उसको कोई खाया ऑर्गेनिज्म, उसको कोई खाया, मीन्स वो मर गया, तो 100% एनर्जी कभी सीधे फ्लो नहीं होती है जो उसको खाता है, मीन्स कंज्यूमर में। ठीक है, 10% ही जाती है, बाकी 90% जो होगा उसने यूटिलाइज किया होगा अपने मैकेनिज्म में। कुछ जो एनर्जी है उसके सराउंडिंग में हीट लॉस के थ्रू निकल गई होंगी, रिलीज हो गई होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं।
फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो इकोसिस्टम है वो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे नहीं है, यहाँ पे एनर्जी जो फ्लो होगा वो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे है कि 10% क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो होगा एक ट्रॉपिक लेवल से उसके ऊपर सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स में, ठीक। They need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency toward the increasing disorderedness, ठीक है। जो प्लांट्स है उन्हें कॉन्स्टेंटली सप्लाई चाहिए सोलर एनर्जी का, तभी वो खाना बना पाएंगे। और जो उन पे डिपेंड है, मीन्स जो भी उन्हें खा रहे हैं या फिर जो इंडायरेक्टली डिपेंड है, उनको भी क्या है आगे सर्वाइव करने के लिए या फिर आगे जो फ्लो है एनर्जी का, तभी वो रह पाएंगे। तो इनको मतलब कि प्लांट को कॉन्स्टेंटली क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसीलिए सेकेंड लॉ पे नहीं डिपेंड कर रही है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो एनर्जी फ्लो होगा वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे डिपेंड करेगा। आगे चलते हैं। द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट है किसी भी इकोसिस्टम में, हरे भरे जो पौधे हैं जो क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉपिक नेचर के हैं, मीन्स कि खाना बना रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बिवरस एंड द वुडी प्लांट। हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जमीन पे जो इकोसिस्टम चल रहे हैं उनमें कौन होगा, मेजर प्रोड्यूसर कौन होगा, जो खाना बनाएगा, वो होंगे हर्बी मीन्स हम हर्ब्स को बोल सकते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट, हायर प्लांट प्रेजेंट है कहाँ पे, टेरेस्ट्रियल अर्थ हम बोल सकते हैं ज़मीन पे, वो क्या है, वही मेन प्रोड्यूसर है, वही खाना बनाएंगे। फिर जो उन्हें कंज्यूम करेंगे, ठीक है, उनको फिर क्या होगा, एनर्जी इस तरीके से फ्लो होता हुआ चला जाएगा। Likewise, the producer in aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, algae and higher plant, ठीक है। इसी तरीके से ही कहाँ पे हम प्रोड्यूसर देख रहे हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम मीन्स पानी वाले में। नाम से ही लग रहा है फाइटोप्लैंक्टन, ऐसे पौधे जो पानी में फ्लोट कर रहे हैं उसी के डायरेक्शन में फाइटोप्लैंक्टन हो गए, एल्गी हो गए या हायर प्लांट, ये सब क्या कर रहे हैं, खाना बनाएंगे। मीन्स के जो खाना बनाएगा सीधे कैसे, सोलर एनर्जी को लेके फोटोसिंथेसिस करेगा, वो क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा इकोसिस्टम में, ठीक है। आगे चलते हैं। यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड द वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर। जैसा कि आप पढ़ेंगे कि फूड चेन किस तरीके से होता है और जो फूड वेब है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, मीन्स के सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अभी हम लोग आगे उसे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट, सबसे पहले जो किसी भी हम बोल सकते हैं फूड चेन या इकोसिस्टम या फिर फूड वेब, किसी का जो पार्ट है सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, प्लांट से होता है। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है of food chain or rather the web are formed such that the animal feed on plant or the another animal in turn to food for another, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जो प्लांट से किसी भी इकोसिस्टम हो गया, चाहे फूड चेन हो गया, चाहे फूड वेब हो गया, क्या होंगे, प्लांट प्रोड्यूसर होंगे, मीन्स वो खाना बनाएंगे। अब उनको कौन खाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, कंज्यूमर हो गए, या फिर उस एनिमल को कौन खाएगा, जो प्लांट को खाए। ऐसे साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से चेन फॉलो होगा। द चेन और द वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। जो चेन है या फिर वेब है, फूड चेन या फूड वेब, ये किस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसी वजह से आगे चेन इस तरीके से बढ़ता रहेगा। मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, उसने खाना बनाया, वो प्रोड्यूसर है, उसको किसी ने इंसेक्ट ने खाया। अब इंसेक्ट को कोई मान लीजिए छोटी बर्ड स्पैरो ने खाया, अब स्पैरो को भी कोई ऑर्गेनिज्म खाएगा, ठीक है, उसे कंज्यूम उसको कोई करेगा। तो इस तरीके से क्या एक फूड चेन चलना स्टार्ट हो गई, ठीक। आगे चलते हैं। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप इनटू द ऑर्गेनिज्म रिमेन इन फॉरएवर, ठीक है। पूरा कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में पूरी एनर्जी ट्रैप नहीं होती है। मतलब कि अगर प्लांट भी खाना बना रहा है ना, तो उसमें भी पूरी एनर्जी उसकी नहीं रहेगी। जो जितना वो यूटिलाइज किया, इसके बाद जो उसको खाएगा उसमें उसकी 10% एनर्जी चली जाएगी। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है जिसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसमें भी ना पूरी एनर्जी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं उसने हीट लॉस कर दिया, कहीं ना कहीं उसने अपने मैकेनिज्म में यूज़ किया, अपने यूज़ किए, इसके बाद जो उसको खाएगा सिर्फ उसको 10% एनर्जी मिलेगी, मीन्स 90% सब खत्म हो गया इधर उधर, ओके। आगे देखते हैं। द एनर्जी ट्रैप बाय प्रोड्यूसर हेंस इज आइदर पॉस्ट ऑन द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइट, ठीक है। जो एनर्जी कहाँ ट्रैप है, प्रोड्यूसर मीन्स प्लांट में। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है या फिर बोल सकते हैं ऐसे प्लांट्स है जो खाना बना रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स ही नहीं खाना बनाते, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गई, कभी कभी यूक्लिना भी क्या करती है, ऑटोट्रॉपिक वाला नेचर शो कर देती है, ठीक है। तो ये क्या है, वो खाना बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इनकी एनर्जी किसको पास्ट होगी, जो इनको खाएगा, कंज्यूमर। या फिर जब इनकी डेथ हो जाएगी उस समय भी क्या होगा, कुछ इन्वायरमेंट जो सराउंडिंग है वहाँ पे भी हीट लॉस के फॉर्म में इनकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, या फिर मरने के बाद भी डिकम्पोजर्स तो रहेंगे जो उनको डिकम्पोज करेंगे इन्वायरमेंट में या नेचर में, तो उनको भी क्या होगी, एनर्जी मिलेगी।
डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डिस्ट्रेस ऑफ फूड चेन एंड वे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया तो क्या हो गया, वेस्टेज है, हम इसे डेट्रस भी कह सकते हैं। तो किसी ऑर्गेनिज्म का डेथ या फिर हम बोल सकते हैं वेस्टफुल चीज़ है जो ऑर्गेनिक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम प्लास्टिक फेंक दें तो ये क्या है कि ये डिट्रस साइकिल का मीन्स ये फूड चेन चलेगा, नहीं। जो ऑर्गेनिक है या बोल सकते हैं बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब बोल सकते हैं रॉ मटेरियल, ये शुरुआत करते हैं किसका, डिट्रस फूड चेन का, ठीक है। मीन्स डिकम्पोजर जिसमें काम करते हैं उनका खुद का अलग से अपना चेन है। ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड। जितने भी एनिमल हैं अर्थ पे सब किस पे डिपेंड्स हैं, प्लांट्स पे, मीन्स प्रोड्यूसर पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर। किसको कह रहे हैं कंज्यूमर, जो डिपेंड है किस पे, प्लांट में या प्रोड्यूसर पे, उन्हें हम क्या कह रहे हैं कंज्यूमर, क्योंकि वो उनको खा रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इन्हीं को खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं। एंड ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉप। उन्हें हेट्रोट्रॉप इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उनके पास एबिलिटी नहीं है खुद से खाना बनाने की, मीन्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर द प्लांट आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई एनिमल डायरेक्टली क्या किया, प्लांट को खा लिया, ठीक है, प्लांट्स को ही खा लिया, ठीक है, चाहे वो इंसेक्ट हो गया या डायरेक्टली ह्यूमन ही हो गया या बर्ड, मतलब अलग अलग स्पीसीज भी हो सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई एक ही स्पीसीज होगा, नहीं। जो डायरेक्टली सिर्फ प्लांट्स को खाना हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, जो पहली बार क्या खा रहा है, प्लांट या प्रोड्यूसर को खा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल विच इन टर्न द ईट द प्लांट ऑफ द प्रोड्यूस दे आर का सेकेंडरी कंज्यूमर। अब मान लीजिए यहाँ पे प्लांट है, उसको किसने खाया, गोट ने खाया, ठीक, ये गोट है, उसने खा लिया इसको। अब गोट को चाहे ह्यूमन ने खा लिया एज अ मीट या फिर इसको लायन ने खा लिया, तो ये जो ह्यूमन या फिर हम बोल सकते हैं लायन, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, क्योंकि उसको खा रहे हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो किसको खा रहा है, प्लांट को। तो इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि हम लोग भी या ह्यूमन या फिर लायन भी क्या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, प्लांट्स पे भी, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है लाइक वाइज यू वुड हैव टर्शरी कंज्यूमर। ऐसे ही जो ह्यूमन या लायन को खाता है उनके पास भी क्या होंगे, टर्शरी कंज्यूमर होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर्स, ठीक है, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे वो हर बार हर्बीवोर्स होंगे, क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ घास खा रहे हैं, सिर्फ प्लांट्स को खा रहे हैं, मीन्स कि वो प्योरली क्या है, हम बोल सकते हैं वेजिटेरियन है, ठीक। तो हम इसको कह सकते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, जो प्लांट्स को खा रहे हैं। सम कॉमन हर्बीवोर्स आर इंसेक्ट, बर्ड्स एंड मैमल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात की जा रही है कि जो कॉमन हर्बीवोर्स मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर जो है, जो प्लांट्स को डायरेक्टली खा रहे हैं, वो कौन हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो लग सकते हैं, या फिर बर्ड भी डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहा है। बर्ड कैसे प्लांट्स को खाएगा, जो अनाज लगेंगे प्लांट में कहीं ना कहीं उसको खा रहा है, तो वो क्या है, प्लांट का ही प्रोडक्ट है, एज अ पार्ट है प्लांट का, ठीक। और मैमल्स, ठीक है, वो भी क्या करें, प्लांट्स को खा रहे हैं, मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं। इसके अलावा मोलस्का इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसमें जो मोलस्कस हैं वो क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है, वो फाइटोप्लैंक्टन को डायरेक्टली खा रही हैं। The consumer that feed on these herbivores are called carnivores, are more correctly called primary carnivore, दो the secondary consumer, ठीक है। अब ये जो herbivores है ये तो प्राइमरी कंज्यूमर थे, अब इनको जो खाएगा वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हम उसको बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। मान लीजिए प्लांट है, ठीक, इसको कौन खा रहा है, एक इंसेक्ट खा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, इसके लिए तो प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन इस इंसेक्ट को कोई खा रहा है, मान लीजिए कोई बर्ड है, वो क्या होगी, सेकेंडरी कंज्यूमर होगी। हम ये भी कह सकते हैं कि कार्निवोर्स है, मीन्स कि ये मांस खा रही है, किसी एनिमल का मीट खा रही है, तो कार्निवोर्स हो गई। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। प्राइमरी का मतलब इसने सबसे पहले ये काम किया, ठीक। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड आर लेबल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। अब कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो किस पे डिपेंड होंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स पे, मीन्स ये देखिए प्लांट है, ठीक है। अब इसको कौन खा रहा है, मान लीजिए गोट खा रही है, देखिए ये क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स हो गई। इसको मान लीजिए ह्यूमन ने खाया, ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। और इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, और ह्यूमन को मान लीजिए लायन ने खा लिया, बहुत बड़ा गलती हो गया, ठीक। यहाँ पे लायन ने खा लिया ह्यूमन को, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कार्निवोर हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं 1 2 3 टर्सरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। ये था सेकेंडरी कंज्यूमर, ये हो गया टर्सरी, और इसको हम बोल सकते हैं ये प्राइमरी कार्निवोर था तो ये सेकेंडरी कार्निवोर था। इसी तरीके से चेन बढ़ता हुआ चला जाता है। ए सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन इज डिपिक्टेड हियर। यहाँ पे जो ग्रेजिंग फूड चेन है, जीएफसी की बात की, देखिए
ग्रास है वो प्रोड्यूसर होगा, उसने खाना बनाया, फोटोसिंथेसिस किया। अब ग्रास को कौन खा रहा? गोट खा रहा है, जो कि क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक, अब गोट को मैन ने खा लिया, जो क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। और मैन ने गोट को खाया तो क्या होगा? कार्निवोर्स होगा, मीन्स ये प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे। अब मान लीजिए मैन को लायन ने खा लिया तो ये क्या हो जाएंगे? टर्शरी कंज्यूमर होंगे, लेकिन अब क्या होंगे? सेकेंडरी कार्निवोर्स होंगे। इस तरीके से चेन आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है डेट्रस फूड चेन, डीएफसी। ठीक है, अब हम लोग डीएफसी के बारे में पढ़ते हैं। बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स कि ये डिकम्पोजर की साइकिल है, ये ग्रेजिंग नहीं है। ये जैसे इंसान और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे हैं एक दूसरे के ऊपर जीएफसी में है, लेकिन डीएफसी में क्या है? ये डिकम्पोजर है, जो डेड डिकेइंग मैटर है, चाहे ह्यूमन का, चाहे प्लांट का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डेट्रस। ये जो चेन है इसे हम बोल सकते हैं डीएफसी या फिर डेट्रस फूड चेन। अब चलिए इसको पढ़ते हैं। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर, मीन्स डीएफसी जो चेन है इसमें कौन मेन रोल अपना प्ले करेगा? वो है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर अब हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कौन है? फंजाई हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, जो क्या कर रहे हैं? डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, उसमें से एनर्जी निकाल रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, विच आर हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम जानते हैं कि डिकम्पोजर क्या? हेटरोट्रॉप्स है। ठीक, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। जो डिकम्पोजर होंगे हेटरोट्रॉप्स होंगे, वो खाना खुद से नहीं बना रहे हैं, वो अपने जो डेड डिकेइंग मैटर है ऑर्गेनिक मैटर उससे खाना ले रहे हैं। उसमें कौन होंगे? फंजाई होंगे और बैक्टीरिया होंगे। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय द डेड डिग्रेडिंग द डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रस। ठीक है, ये अपनी एनर्जी या बोल सकते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेते हैं? जो डेड डिकेइंग मैटर है ऑर्गेनिक मैटर, जैसे प्लांट का लीफ हो गया, या ह्यूमन की बॉडी हो गई, या किसी ऑर्गेनिज्म, किसी एनिमल की डेड बॉडी हो गई, उनको डिकम्पोज करके उससे जो एनर्जी ले रहे हैं ये क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं। इसीलिए इनको अब क्या कहेंगे आगे? दीज आर आल्सो नोन एज सेप्टोट्रॉप्स, मीन्स की डेड और डिकेइंग चीजों को डिकम्पोज करके उससे एनर्जी ले रहे हैं ये। ठीक है, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर सिक्रीट एंजाइम्स, digestive enzymes that break down the dead and waste material into the simple inorganic material which are subsequently absorbed by them। ठीक है, ये किस तरीके से डिकम्पोज करते हैं? मान लीजिए कोई लीफ है, सपोज करिए, ठीक, जमीन पे गिरी हुई है, तो डिकम्पोजर यहाँ प्रेजेंट है, फंजाई या बैक्टीरिया, वो इसको किस तरीके से गलाएंगे? वो अपने कुछ इस पे डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट कर देंगे, ताकि जो ये इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है, ये किस में टूट जाए? सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में टूट जाए, ताकि फिर उससे क्या ले सके? एनर्जी ले सकेगी। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया गया है, इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर हम पानी की बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, तो जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेन कंडक्ट ऑफ एनर्जी फ्लो। मीन्स की दो इकोसिस्टम है, एक टेरेस्ट्रियल है और एक एक्वेटिक। अगर हम एक्वेटिक की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंडक्ट किस में हो रही है? जीएफसी से हो रही है, मीन्स ग्रेजिंग फूड चेन से हो रही है। एज अगेन दिस इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एज मच फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्रस फूड चेन देन द जीएफसी। लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं, जो जमीन पे इकोसिस्टम है, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ से कंडक्ट हो रही है? डीएफसी से हो रही है। मींस डेट्रस फूड चेन से ज्यादा एनर्जी आगे की तरफ फ्लो हो रही है, ठीक, जीएफसी का नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम है पानी के अंदर, तो वहां पे जीएफसी है, सबसे ज्यादा एनर्जी इससे होगी। ठीक, अगर हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जमीन पे, तो यहाँ पे कौन होगा? डीएफसी होगा। ठीक है, डेट्रस फूड चेन होगा, इससे ज्यादा एनर्जी कंडक्ट हो रही है। Detritus food chain may be connected with the grazing food chain at some level. Some of the organism of DFC are prey for GFC animal in the natural ecosystem, and some animal like cockroach, crow, etc. are omnivores. ठीक है, कि जो डेट्रस फूड चेन है डीएफसी की बात करते हैं, इनके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रे होते हैं किसके? जीएफसी के। ठीक, अब प्रे कैसे हो सकते हैं? हम लोग जीएफसी में आते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन में आते हैं। हम क्या करते हैं? प्लांट पे डिपेंड है, या प्लांट को जो हर्बी ओट्स खा रहा है उसको खा के हम लोग अपना पेट भर रहे हैं, हमको एनर्जी मिल रही है। लेकिन जो डीएफसी है ये तो पूरा बोल सकते हैं डिकम्पोजर वाली पूरी फैमिली चल रही है यहाँ पे। ठीक है, पूरी पार्टी जो है डिकम्पोजर वाली है। लेकिन क्या होता है जो फंजाई, क्या हम लोग मशरूम नहीं खाते हैं? मशरूम क्या है? फंगस है ना, तो वो भी क्या है? डिकम्पोजर है, वो हम तो खाते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो डीएफसी के कुछ ऑर्गेनिज्म क्या है? प्रे हैं, इनके जीएफसी वाले एनिमल के। ठीक है, जो मशरूम है, ठीक है, बैक्टीरिया है, कुछ जो यूजफुल बैक्टीरिया होती है, जैसे कि हम लोग क्या खाते हैं? दही। दही में क्या प्रेजेंट है? बेनिफिशियल बैक्टीरिया मीन्स लैक्टोबैसिलस।
ठीक, ये क्या करती है, विटामिन B12 की क्वालिटी को बढ़ा देती है, क्वांटिटी को बढ़ा देती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब डिकम्पोजन है, चाहे बैक्टीरिया चाहे फंजाई, लेकिन कहीं ना कहीं GFC वाले उनको क्या कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, खा रहे हैं उनको। ठीक, तो ऐसा भी देखने को मिलता है किसी पॉइंट पे। फूड चेन ऐसा नहीं कि 3-4 ऑर्गेनिज्म, नहीं, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे कि कॉकरोच हो गए, क्रो, ये ओमनीवोरस होते हैं, मीन्स प्लांट्स को भी खाएंगे और इंसेक्ट्स को भी खाएंगे, मीन्स कि ये बोल सकते हैं कि कार्निवोर्स भी हैं, हर्बीवोर्स भी हैं। ठीक, दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन मेक द फूड वेब। इस तरीके का जो कनेक्शन है, चाहे कार्निवोर्स है, चाहे प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, ओमनीवोर्स है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उसी में आ गए, तो इसी को क्या बोलते हैं, फूड वेब। ठीक है, पूरा जाल बन गया है यहाँ पे सबका। Organism occupy a place in the natural surrounding or in the community according to their feeding relationship with the other organism। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है, जो हम लोग ट्रॉफिक लेवल की भी बात करेंगे आगे कि किस तरीके से हम कैसे ये सब डिवाइड करें इकोसिस्टम में। हम तो बस फीडिंग रिलेशनशिप देख रहे कि प्लांट को जो खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, अब उस कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर को जो खा रहा है वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, या बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स हो गया, अब प्राइमरी कार्निवोर्स को जो खा रहा है वो टर्सरी कंज्यूमर हो गया, या फिर बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गया। मिस की जो ये फीडिंग रिलेशनशिप है, इसी से हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपना प्लेस ऑक्युपाई कर रहा है इकोसिस्टम में। ठीक है, based on the source of their nutrition or food, organism occupy a specific place in the food chain is known as trophic label। ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, नाम से लग रहा है कि यहाँ पे लेबल दिया जा रहा है। ठीक है, लेबल कैसे देंगे कि किस तरीके का न्यूट्रिशन, किस तरीके का फूड ऑर्गेनिज्म खा रहा है। प्लांट्स को खा रहा है तो हर्बीवोर्स होगा, अगर कोई मीट खा रहा है, किसी एनिमल को खा रहा है तो कार्निवोर्स होगा। मीन्स कि हम न्यूट्रिशन या फूड को देख रहे हैं, किस तरीके का उनका क्या है, फीडिंग पैटर्न है, उसको देख के हम कह रहे हैं कि प्लांट किस जगह पे फूड चेन में ऑक्युपाई करेगा अपना जगह। ठीक है, मान लीजिए प्रोड्यूसर होगा, उसको जो खाएगा वो कंज्यूमर होगा, इसके बाद जो उसको खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, या बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, उसे जो खाएगा वो सेकेंडरी कार्निवोर्स होगा या टर्सरी कंज्यूमर होगा। मीन्स कि हम बोल सकते हैं जिस तरीके से जो प्रोड्यूसर को कोई और खा रहा है उसे कोई और खा रहा है, मीन्स ये जो फूड चेन बनता हुआ चला जा रहा है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक लेवल बोलेंगे, कि सबको अपना अपना एक जगह दे दिया गया है। ठीक है, इसी फूड चेन में प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो प्रोड्यूसर होंगे पहले ट्रॉफिक लेवल होंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, खाना बनाना। ठीक, हार्बीवोर्स जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे, तो इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकंड होंगे ट्रॉफिक लेवल। फिर कार्निवोर्स होंगे जिसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और बोल सकते हैं कि प्राइमरी कार्निवोर्स, ये क्या होंगे, थर्ड ट्रॉफिक लेवल होंगे। मीन्स सबको एक एक ऐसे जगह दी गई है। जैसे ये डायग्राम देखिए, ये है प्रोड्यूसर। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया, ये प्रोड्यूसर, ये क्या करेगा, खाना बनाएगा। ये प्लांट्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं इवनली। ठीक है, जिसके पास क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो खाना बना लेगी। अब ये इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, इसको हम बोलेंगे, हम बोल सकते हैं इसको प्रोड्यूसर, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, इसमें फाइटोप्लैंक्टन आ गए, ग्रासेस आ गई, एल्गी आ गए, ट्री आ गए, मतलब बहुत सारी जो हरी हरी चीज़ें हैं, मीन्स कि जिनके पास क्लोरोफिल है, जिनके पास एबिलिटी है कि वो सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बना सकती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। और कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक, जो बोल सकते हैं हर्बीवोर्स है वो किस में आएंगे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। अब इनमें कौन कौन होगा, जो प्लैंकटन, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जिसको देखा था, ग्रास होपर्स हो गए, मीन्स इंसेक्ट हो गया, काउ हो गया, जो किसको खा रहा है, डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड या बोल सकते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कार्निवोर्स आएंगे, जिन्हें हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक है, ये क्या होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे। जैसे बर्ड्स हो गई, जो किसको खाएगी, जो इंसेक्ट्स हैं, ग्रास ऊपर इनको खाएगी। फिशेज हैं, मीन्स जीव प्लैंकटन को खाएंगे, वो किसको खाएगी, काऊ को भी खा लेगी। ठीक है, फिर आएगा फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, जिसमें हम बोल सकते हैं कि टॉप कार्निवोर्स आएंगे। इसमें मैन हो गया, लायन हो गया। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, या फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल बनता चला जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा वहाँ पे कौन होंगे, प्लांट्स होंगे। ठीक है, जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होगा उनमें हर्बीवोर्स होंगे, जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाएंगे। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कार्निवोर्स स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे, जो क्या करेंगे, हर्बीवोर्स को खाएंगे। इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, या बोल सकते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स बोल सकते हैं। ठीक, फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल आएंगे जिसमें टॉप कार्निवोर्स हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स, या फिर बोल सकते हैं टर्शरी कंज्यूमर। इस तरीके से ये चलता रहेगा। आगे चलते हैं। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल।
एक खास बात ये है कि जो हमने ट्रॉपिक लेवल इस तरीके से तो देख लिया, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी होगी ना ऊपर जो ट्रांसफ़र होगी कम होगी, फिर यहाँ जो इनको खाएगा उनमें एनर्जी कम, मीन्स कि यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा एनर्जी का बट कम होगा। किससे कम होगा? उनके जो नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल हैं। प्लांट में बहुत एनर्जी होगी, ठीक है, प्रोड्यूसर में बहुत एनर्जी होगी, जो इनको पहली बार खाएगा मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर, इनमें ना पूरी एनर्जी नहीं जाएगी प्लांट्स की, इसमें थोड़ा जाएगा, फिर इनको जो खाएगा उसका थोड़ा जाएगा, फिर इनमें जो खाएगा इनको टर्सरी कंज्यूमर, इनमें थोड़ा जाएगा, मीन्स कि एनर्जी का जो फ्लो होगा ना कम होगा। एस सक्सेसिव लेवल पे बढ़ते ऊपर जाते हुए क्या होगा, जो नीचे वाले जो बॉटम में ट्रॉपिक लेवल होंगे उनसे कम होगा। आगे चलिए, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डेड इट कन्वर्टेड टू द डेट्रस और द डेड बायोमास दैट सर्व एज द एनर्जी सोर्स ऑफ डिकम्पोजर। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ठीक है, वो तो डेट्रस हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं डेड बायोमास। बायोमास का मतलब क्या है कि वो भी उसमें सारे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये क्या सर्व करेगा? एनर्जी सोर्स है किसके लिए? डिकम्पोजर के लिए। डिकम्पोजर तो ढूंढ ही रहे हैं कि कब हमें डेट्रस मिले, कब हमें डेड ऑर्गेनिक मटेरियल मिले, ठीक है, कब किसी की लाश मिल जाए, कब कोई पत्ती टूट जाए, कब कोई ट्री टूट जाए, उनको क्या मिलेगा? अपनी चेन के लिए जो डेट्रस है, DFC फूड चेन है ना, उनके लिए रॉ मटेरियल, या फिर बोल सकते हैं उनके लिए शुरुआती रॉ मटेरियल मिल जाए ताकि उनका भी चेन आगे बढ़ सके, ठीक। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिक लेवल डिपेंड एज दोस एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड, ठीक है। हर ट्रॉफिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है अपने लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके लिए एनर्जी के लिए, खाना के लिए। जैसे कि प्रोड्यूसर तो अब खाना बना के स्टोर करे, लेकिन जो प्राइमरी कंज्यूमर इसको इसीलिए खा रहे हैं ताकि इनको एनर्जी मिले, खाना मिले। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर को इसीलिए खाएंगे क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए। टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर को इसीलिए खाएंगे ताकि उनको एनर्जी मिले, ठीक है। इस तरीके से अपने जो ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल के लोग होंगे अपने नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल के ऊपर डिपेंड करेंगे एनर्जी डिमांड के लिए, ठीक। व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप? नाम से लग रहा है स्टैंडिंग क्रॉप, क्या ये फसल के बारे में? नहीं। अब इसके बारे में देखते हैं। स्टैंडिंग का मतलब है कि कोई चीज लिविंग मटेरियल है, ठीक है, जिसके पास मास है, बायोमास। ईच ट्रॉपिक लेवल है सर्टेन मास ऑफ द लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। किसी भी कोई भी हम बोल सकते हैं लिविंग मैटर, चाहे प्लांट एनिमल हो, किसी समय अगर प्रेजेंट है मीन्स उसके पास बायोमास है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं भी जिंदा हूँ, ठीक है, मैं एक समय पे देखूँ तो अभी मैं इस टाइम जिंदा हूँ, तो मेरे जो बायोमास है, जो मेरा वेट है, या फिर बोल सकते हैं जो मेरे अंदर एनर्जी है, ये क्या स्टैंडिंग क्रॉप है, ठीक है। कि हर ट्रॉपिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, जो भी स्पीसीज वहाँ पे प्रेजेंट है, जिनके पास क्या है, खुद का मास है, ठीक है, लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है उस टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक। The standing crop is measured as the mass of the living organism biomass or the number in unit area, ठीक है। जो स्टैंडिंग क्रॉप है इसको दो तरीके से मेजर करते हैं। पहला मेजर करते हैं कि जो मास है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसे बायोमास कहते हैं, ठीक। दूसरा बोल सकते हैं कि कितने नंबर में, मान लीजिए मैं इस रूम में हूँ, यहाँ पे 10 लोग हैं, तो यहाँ पे जो 10 लोगों का वेट होगा या वो बायोमास होगा, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक। द बायोमास ऑफ स्पीसीज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फ्रेश एंड ड्राई वेट, ठीक है। जो बायोमास है किसी भी स्पीसीज का, इसको एक्सप्रेस करते हैं फ्रेश या ड्राई वेट में। अब फ्रेश और ड्राई वेट क्या होता है? फ्रेश का मतलब अगर हम किसी फसल को काट के लाएं तो अभी वो ताज़ा ताज़ा मीन्स उसमें से अभी वाटर एवेपोरेट नहीं हुआ है, ठीक, सब कुछ वहाँ प्रेजेंट है, ठीक, फ्लैशी फ्लैशी सब कुछ, अभी वाटर प्रेजेंट है, सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, जितनी ऑर्गेनिक मैटर है सब कुछ प्रेजेंट है, वो क्या है, फ्रेश वेट है। लेकिन ड्राई वेट क्या हो गया? जब हमने उसको जला दिया, ठीक है, जो बचा हुआ मास है वो क्या है, ड्राई वेट है। मीन्स क्या कि ड्राई वेट में वाटर नहीं रहेगा, वाटर एवोपरेट हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं ड्राई वेट कहते हैं, ठीक। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म ऑफ द ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। अगर मेजरमेंट किया जाए किसी भी बायोमास का तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू कौन बताएगा? वो होगा ड्राई वेट बताएगा। The number of trophic level in the grazing food chain is restricted at the transfer of energy flow 10% law. Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level, ठीक है। जो ढेर सारे ट्रॉफिक लेवल बने हैं, हम देख रहे हैं कि जो ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल है वो अपने नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की रिस्ट्रिक्शन है कि जो एनर्जी फ्लो होगा ना नीचे वाले से ऊपर वाले में ट्रॉफिक लेवल में, इसका केवल 10% एनर्जी ऊपर में आएगा, फिर इसको जो खाएगा तो इसमें भी सिर्फ 10% जाएगा इसका, ठीक, फिर इसको जो खाएगा। मीन्स कि यहाँ देखिए, यहाँ जो भी इसका एनर्जी होगा इसका बस 10% ऊपर जाएगा, इसका जितना टोटल एनर्जी होगा चाहे 1,00,000 जूल क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा क्यों ना हो, बस केवल 10% ऊपर वाले को जाएगा। फिर इसको 10% मीन्स कि जो एनर्जी का फ्लो है ओनली 10% जाएगा, कहाँ से, बॉटम वाले ट्रॉफिक लेवल से टॉप वाले ट्रॉफिक लेवल पे। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है
In nature, it is possible to have so many level producer, herbivores, प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स इन द ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, नेचर में ये भी पॉसिबल है कि जो प्रोड्यूसर हैं, चाहे हर्बीवोर्स हो गए, चाहे प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी हो गए, ग्रेजिंग फूड चेन में बहुत लेवल पे हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि ये है सन, ठीक, ये है प्लांट। अब क्या करेगा, खाना बनाएगा प्लांट। ठीक है, कितना परसेंट लेगा, 2 से लेके 10% ऑफ किसका, पार का, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का। ठीक है, इसका इतना बोल सकते हैं रेडिएंट एनर्जी लेगा या फिर सोलर एनर्जी लेके क्या बनाएगा, खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रखेंगे, जिसको प्रोड्यूसर। अब इसको इंसेक्ट ने खाया तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, हर्बीवोर्स। अब इसको किसी स्पैरो ने खाया, ठीक है, किसी चिड़िया ने खाया, तो क्या है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट है, मीन्स एक एक ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट रहेगा। इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये इसको खा रही है। ठीक है, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि प्राइमरी कार्निवोर्स है, ये डायरेक्ट इसको खा रही है, प्लांट्स को नहीं खा रही है। बट इनमें जो अब एनर्जी का फ्लो होगा, जितना इसने एनर्जी बनाया है, यहाँ पे सिर्फ 10% जाएगा। इसका जितना भी एनर्जी रहेगा पूरे लाइफ का, इसको सिर्फ 10% जाएगा। इसका जितना भी एनर्जी रहेगा, इसको सिर्फ 10%। और इसको जो खाएगा वो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में है, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्निवोर्स, क्योंकि इसको खा रहा है, ये प्राइमरी थी, तो इसको जो खाएगा वो सेकेंडरी होगा। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसको बोल सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे एक चेन हो गया। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट इंसेक्ट को ये स्पैरो ना खा के कोई और खा ले, इसको कोई और खा ले, मीन्स कि यहाँ पे ढेर सारे फूड चेन बनते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही फूड चेन नेचर में एग्जिस्ट करता, बहुत सारे फूड चेन यहाँ पे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और प्रोड्यूसर कोई एक नहीं, बहुत सारे प्रोड्यूसर हो सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, आगे देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, अब हम लोग पिरामिड्स के हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से ट्रॉफिक लेवल में बटे हुए हैं। पिरामिड तो हर कोई देखा होगा, इस तरीके हुआ मीन्स ट्रायंगल शेप में होता है। आप बेस देखेंगे क्या है, कितना ब्रॉडर है, मीन्स कि कितना ज़्यादा, लेकिन अपेक्स क्या है, बहुत कम है। ठीक, एज कम्पेयर टू हम बेस से देखें। यू हैव फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड, जैसा कि मैंने भी बता दिया कि किस तरीके का शेप है पिरामिड का। द बेस ऑफ द पिरामिड इज ब्रॉड एंड द नैरो टुवर्ड्स द एपेक्स। ठीक है, जो बेस है देखिए पिरामिड का कितना है, वो हम बोल सकते हैं चौड़ा है, बट जो एपेक्स है क्या है, एकदम छोटा सा नैरो है पार्ट। One gets similar shape whether you express the food or energy relationship between organism at different trophic level। ठीक है, हम भी ये पिरामिड अब पाएंगे कब, जब हम एक्सप्रेस करेंगे फूड चेन को या फूड वेब को। अब आगे देखिए, दिस रिलेशनशिप इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। ठीक है, ये जो हम बोल सकते हैं ये जो रिलेशनशिप है या एक्सप्रेशन जो है, हम किसके टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, नंबर, बायोमास और एनर्जी के। मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म या किसी भी फूड चेन का हम नंबर देखेंगे कि कितने प्रोड्यूसर प्रेजेंट है, कितने उसके प्राइमरी कंज्यूमर है, कितने सेकेंडरी, हम नंबर में देखेंगे, 1 2 3 4 ये नंबर हो गए। बायोमास का मतलब वेट, कि 10 किलो का है कि 20 किलो का, मीन्स ऐसे देखेंगे। एनर्जी का मतलब क्या है कि कितने से कितना एनर्जी जा रहा है। मान लो 1000 जूल है तो उसके ऊपर वाले में कितना जा रहा है, फिर कितना, मीन्स एनर्जी की तो ये लॉ है, सेकेंड लॉ, कि 10% एनर्जी क्या होगा, नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल से ऊपर वाले में चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं, द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट द टर्सरी और द टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, जो बेस है, बेस क्या है, ब्रॉडर है। इसका मतलब ये दिमाग में आ गया कि जो बेस है वो ब्रॉड है। मीन्स पिरामिड में क्या होता है, बेस तो ब्रॉडर होगा, इसका मतलब प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं ज़्यादा होंगे। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जो पिरामिड है उनके जो बेस में होंगे वो कौन होंगे, हमेशा प्रोड्यूसर होंगे जो खाना बनाएंगे, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लोग होंगे। लेकिन जो अपेक्स होगा ये ऊपर वाला होगा, ये हम बोल सकते हैं कि ये टर्सरी हो सकते हैं या फिर टॉप लेवल के कंज्यूमर हो सकते हैं। ठीक है, The 3 type of ecological pyramid that are usually studied are the pyramid of number, pyramid of biomass, pyramid of energy। 3 टाइप के हो गए, pyramid of number, biomass and energy। अब चलिए देखिए एग्जाम्पल दिया है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात की है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है ये। Only 3 top carnivores are supported in ecosystem based on the production of nearly 6 million plant। नंबर की बात की तो 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करेंगे। बेस पे कौन होगा, हमेशा प्लांट्स होंगे, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, पिरामिड के बेस पे हमेशा कौन होगा, प्रोड्यूसर होगा। ज़्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, बट ये कैसा है, इसमें ज़्यादा है। मीन्स कि ये इस तरीके से क्या करेगा, ये इतने लोगों को ही फीड करेगा। ठीक है, प्रोड्यूसर लगभग कितने हैं, 6 मिलियन के अप्रॉक्स हैं। ठीक,
जो प्लांट्स को खाएगा वो हर्बीवोर्स होंगे, इनको हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी कंज्यूमर है। फिर प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो कार्निवोर्स होंगे, वो क्या होंगे, प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे, जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहेंगे। लेकिन जो टॉप पे है टर्सरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोर्स सिर्फ 3 है, मीन्स नंबर में सिर्फ 3 ही प्रेजेंट है। तो क्या हो गया, इस तरीके का जो पिरामिड बनेगा इसको हम बोलेंगे अपराइट, मीन्स के नीचे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, कम कम होते हुए एकदम कम चला गया। तो ये किसके भी यहाँ पे था, नंबर पे, ठीक है, कितने नंबर में प्रेजेंट है। आगे देखते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास शो अ शार्प डिक्रीज इन द बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे बायोमास की बात की, मीन्स वेट की बात की गई है कि 100 किलो का है कि 100 टन का है, मीन्स कि यहाँ पे वेट, जो बॉडी में जितनी भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है एक टाइम पे, इसकी बात की गई है, बायोमास की बात की गई है। ठीक है, कहाँ देखा जा रहा है इसको देखा जा रहा है हायर ट्रॉफिक लेवल में। अब देखते हैं कि बायोमास कितना है। ठीक है, ये है हमेशा नीचे वाला जो बेस होगा क्या होगा, प्रोड्यूसर। ये हो जाएंगे कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर ये होंगे टॉप या टर्शरी कंज्यूमर। यहाँ इनका वेट जो है 809 यहाँ पे दिया गया है केजी पर मीटर स्क्वायर। बायोमास की यूनिट दी गई है यहाँ पे 37, फिर 11, फिर 1.5। मीन्स की सबसे कम कौन है, टॉप कार्निवोर से, या फिर बोल सकते हैं कि टर्शरी कंज्यूमर है सबसे कम। ठीक है, इनका वेट क्या है, कम है, मीन्स ये भी क्या हो गई, अपराइट हो गई। अपराइट का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा है, लेकिन जो टॉप पे है, जो टर्शरी कंज्यूमर है वो कम है। अब आगे देखते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी बायोमास की बात करी, मीन्स वेट की बात की जा रही है। ठीक, स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन सपोर्टिंग अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन। मीन्स कि इस बार आप ये गलती से इसको मत सोच लीजिएगा कि ये क्या है, फाइटोप्लैंक्टन नहीं, जो सबसे नीचे होगा। ठीक है, किसी भी पिरामिड में, चाहे बायोमास का हो, नंबर का हो, एनर्जी को, किसी का भी हो पिरामिड, जो सबसे नीचे होगा वो क्या होगा, हमारा प्रोड्यूसर होगा, मीन्स कि वही खाना बनाएगा। तो ये क्या है, इन्वर्टेड है। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि प्रोड्यूसर कम है, लेकिन ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, जो प्लांट्स को खा रहे हैं, मीन्स जो फाइटोप्लैंक्टन है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की गई है। ठीक है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर होंगे कौन होंगे, फाइटोप्लैंक्टन होंगे, एल्गी होंगे, जो भी प्लांट्स इसमें प्रेजेंट होंगे पानी में। लेकिन जो उनको खाएगा उनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे। अब प्राइमरी कंज्यूमर में जूप्लैंक्टन आएंगे। ठीक, तो क्या होंगे कि यहाँ पे जो बायोमास है, मीन जो वेट, अगर एक साथ हम सारे घास को या सारे फाइटोप्लैंक्टन को एक साथ रख ले तो उनका वेट कम है एज कम्पेयर टू किससे, जो प्राइमरी कंज्यूमर है, किससे, जूप्लैंक्टन से कम है। तो इनका क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड पिरामिड। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है कम है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर से, तो इन्वर्टेड देखने को मिलेगा। ठीक है, किसमें, एक्वेटिक इकोसिस्टम में। अब किसका देख रहे हैं, बायोमास का, वेट का देख रहे हैं। आगे चलते हैं, एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये आइडियल क्यों लिखा है, आइडियल इसलिए लिखा है ना कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये हमेशा हर, चाहे एक्वेटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो, किसी भी इकोसिस्टम के लिए वैलिड है। ठीक है, किसी भी फूड चेन के लिए वैलिड है। एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व दैट द प्राइमरी प्रोड्यूसर कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन सनलाइट अवेलेबल टू देम इन एनपीपी। ठीक है, कि ये सनलाइट है, ये हमारा प्रोड्यूसर होगा, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, ये जो प्रोड्यूसर होंगे, जो प्लांट्स होंगे, वो क्या करेंगे, खाना बनाएंगे। किसकी हेल्प से, सोलर एनर्जी की हेल्प से, मीन्स रेडिएंट एनर्जी जो सनलाइट से आ रही है। जितनी भी एनर्जी आएगी उसका कितना लिया है इसने, 1% लिया। मीन्स यहाँ पे जितना भी वैल्यू दिया है यहाँ पे 1% इसका निकालेंगे, मीन्स कि 1/100 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से डिवाइड किया तो इतना बचा, तो इतनी ही एनर्जी इसके पास गई। ठीक, प्रोड्यूसर के पास। अब जो प्रोड्यूसर को जो खाएगा, प्लांट्स को जो खाएगा, उसमें जो पहले कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा हमारा ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, तो जो प्लांट्स को खाएंगे इनकी जो एनर्जी होगी सिर्फ 10% होगी। 10% का मतलब यहाँ से हम लोग 10% इसका निकाल लेंगे। इस तरीके से यहाँ कट के यहाँ पे कितने हो गए, 1000 जूल। फिर 1000 जूल का हम क्या करेंगे, 10% निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, तो 100 जूल। फिर हम 100 का 10% निकाल लेंगे। यहाँ देखिए 10% निकाल लिया, कितने हो गए, 10 जूल। मीन्स कि हर ट्रॉफिक लेवल पे, जो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी जा रही है नीचे वाले से ऊपर, तो केवल 10% ही एनर्जी यहाँ पे जा रही है। ठीक, ये भी क्या है, अपराइट पिरामिड है।
आगे देखते हैं, एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज़ टू बी इंक्लूड ऑल द ऑर्गेनिज्म एट दियर ट्रॉपिक लेवल। कोई भी कैलकुलेशन हो, चाहे एनर्जी कंटेंट में, बायोमास में, नंबर में, ये सब सारे ऑर्गेनिज्म के कहाँ देखने को मिलेंगे हमको? ट्रॉपिक लेवल पे। यहाँ पे ही देखने को मिला कि यहाँ पे इतनी एनर्जी है, फिर इसका 10% यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ इसका 10%, यहाँ इसका 10%, मीन्स कि हमको यहाँ पे कैलकुलेशन देखने को मिल रहा है। No generalization we make will be true if we take only a few individual at any trophic level in account। कोई ऐसा जनरलाइजेशन नहीं है कि हम कुछ ही इंडिविजुअल को ले सकते हैं, कहाँ पे? किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे ऑल्सो गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल साइमल्टेनियसली, मीन्स कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते एक से ज़्यादा हम बोल सकते हैं ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये वाला देखिए, नंबर में बोल रही हूँ। प्रोड्यूसर है, खाना बना यहाँ, ठीक, खाना बन गया, प्लांट होंगे। मान लीजिए यहाँ पे इंसेक्ट ने खाया तो प्राइमरी कंज्यूमर। इंसेक्ट को अगर बर्ड ने खाया, ये बर्ड है, ठीक है, तो ये हो गई सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर्स हो गई। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एनिमल है जो बर्ड्स को भी खा गया, क्या हो गया? टर्सरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोर्स हो गए। यहाँ पे बर्ड कहाँ पे आई है? बर्ड्स को ध्यान पे देखिए, ये आई है थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे आई है, ठीक है, तीसरी ट्रॉफिक लेवल पे। मान लीजिए प्रोड्यूसर है, खाना बनाया, अब इसमें जो सीड है, बहुत सारे ग्रेन्स हैं मीन्स खाने में, ठीक, इसको सीधे इस बार बर्ड ने डायरेक्टली खा लिया, तो ये क्या हो गई? प्राइमरी कंज्यूमर। बर्ड को किसने खाया? किसी एनिमल ने खाया, और एनिमल को भी किसी एनिमल ने खा लिया, ठीक है। तो इस बार देखिए बर्ड कहाँ पे आ गई? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्पीसीज डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पे एक समय पे प्रेजेंट हो सकती है। ऐसा नहीं है कि बर्ड अगर आ रही है सेकेंडरी कंज्यूमर में, मीन्स कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में तो हमेशा यहीं रहेगी, वो टॉप पे भी आ सकती हैं लेकिन कभी प्रोड्यूसर नहीं हो सकती, कभी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कोई नहीं आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। हमने देख लिया। अब जैसे एग्जांपल इसमें दिया है, स्पैरो इज द प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर तब होगी व्हेन इट ईट द सीड, फ्रूट, पी, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट द इंसेक्ट एंड वर्म्स, ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर तब होगी जब डायरेक्टली प्लांट्स को खा रही है, चाहे उसका फ्रूट खा रही है, चाहे उसका सीड खा रही है, चाहे मटर के दाने खा रही है, क्या हो रही है? यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर हो रही है। लेकिन ये सेकेंडरी कंज्यूमर तब हो जाएगी जब ये इंसेक्ट्स को खा रही है, वर्म को खा रही है, जो किसको खा रहे हैं? प्लांट्स को खा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट, ठीक है। ज़्यादा करके जो हम इकोसिस्टम में देखें कि जो पिरामिड ऑफ नंबर थे या फिर बायोमास थे, एनर्जी थे, क्या अपराइट थे, मीन्स कि सीधे जा रहे थे। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर ही थे। दैट इज प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बिवोर्स, मीन्स कि जो प्रोड्यूसर है नंबर में भी ज़्यादा है और एज कम्पेयर टू बायोमास में भी ज़्यादा है। किससे? हर्बिवोर्स से, प्राइमरी कंज्यूमर से उनके। एंड हर्बीओर आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन कार्नियोर, जो हर्बीओर्स हैं वो किससे ज़्यादा है? वो कार्नियोर से ज़्यादा या सेकेंडरी कंज्यूमर से ज़्यादा नंबर और बायोमास में, ठीक है। आल्सो द एनर्जी एट लोअर ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज मोर देन द हायर ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि यहाँ देखिए कि जो लोअर ट्रॉपिक लेवल इनके पास एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक। या फिर यहाँ पे देखिए इसकी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो लोअर ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी है वो ज़्यादा होगी किससे? जो हायर ट्रॉपिक लेवल पे है। There are exception of this generalization if we were to account the number of the insect feeding on a big tree, what kind of pyramid would you get? यहाँ पे देखिए कुछ अपवाद दिए गए हैं, ठीक है। चाहे नंबर की बात की गई है कि मान लीजिए एक बड़ा सा ट्री है, ठीक, बहुत बड़ा ट्री है बट एक ही है। नंबर की बात की गई, मीन्स पिरामिड ऑफ नंबर देखने जा रहे हैं, लेकिन इस पर क्या है? हज़ारों इंसेक्ट्स हैं और हज़ारों इंसेक्ट्स खाने के लिए हज़ारों बर्ड्स भी प्रेजेंट है। मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि ये मान लीजिए ये एक ट्री है, इस पे 1000 क्या है? इंसेक्ट हैं, और यहाँ पे कितनी बर्ड्स है? मान लीजिए 2000 या फिर उससे ज़्यादा बर्ड्स हैं। लेकिन अब इन बर्ड्स को खाने के लिए सिर्फ 4 ही क्या है? वल्चर प्रेजेंट है। तो इस टाइप के हम पिरामिड्स को क्या बोलेंगे? देखिए नंबर की बात है, यहाँ पे क्या होगा? कम होगा प्लांट, ठीक है, एक ही पेड़ है, लेकिन इस पे हज़ारों इंसेक्ट है। अब वो हज़ारों इंसेक्ट खाने के लिए हज़ारों बर्ड्स है, लेकिन उनको खाने के लिए सिर्फ 4 वल्चर प्रेजेंट है। मीन्स कि इस टाइप का हमें पिरामिड यहाँ देखने को मिलेगा, स्पिंडल टाइप का, ठीक है। ना ज़्यादा प्रोड्यूसर है, ना ज़्यादा इनके टॉप कंज्यूमर है, ठीक। नाउ वन कैन एड एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ लार्जर बर्ड ईटिंग द स्मॉलर, ड्रा द शेप एंड यू विल गेट, ठीक है। हमने वही ड्रॉ किया कि प्लांट एक है, मीन्स की ट्री एक है, उस पर हज़ारों इंसेक्ट्स लगे हैं और उनको खाने के लिए लाखों बर्ड्स है, मीन्स हज़ारों बर्ड्स है, बट उन्हें खाने के लिए
बहुत कम अमाउंट में बोल सकते हैं कि सेकेंडरी, या फिर बोल सकते हैं सेकेंडरी कार्निवर्स या टर्शरी कंज्यूमर प्रेजेंट है। द पिरामिड ऑफ बायोमास ऑफ सी, अभी हमने देखा था समुद्र में, इज जनरली इन्वर्टेड। ये इन्वर्टेड क्यों है, हमने इसकी बात की है कि ये जो बायोमास है किसका, हम लोग सी की बात की है, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात की, ये उल्टा क्यों है, क्यों यहाँ पे प्रोड्यूसर कम है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कंज्यूमर। अब इसका रीजन दिया गया है, देखिए, बिकॉज द बायोमास ऑफ फिशेस फार एक्सटीडेड देन द फाइटोप्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन है उनसे ज़्यादा, उनसे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्लैंक्टन है उनका साइज, उनका बायोमास क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट होते हैं एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट एंड ईच स्टेप। जैसे कि हमने देखा कि एनर्जी, यहाँ पे पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या हमेशा अपराइट रहेगी, इसीलिए इसको आइडियल बोला गया कि इसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है। ठीक है, हमेशा अपराइट ही चलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एनर्जी यहाँ पे 10% पास हुई, कुछ इसकी एनर्जी क्या होगी, हीट लॉस में, इन्वायरमेंट में चली जाएगी, कुछ अपने इसने यूज़ किया, फिर यहाँ से एनर्जी ऊपर वाली जो ट्रॉफिक लेवल है 10% जाएगी, इसके ऊपर में 10, मीन्स कि यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो होगा सबसे ज़्यादा किस में होगा, उसके नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी होगी, फिर जो ऊपर वाले लेगा सिर्फ उसमें 10% ही जाएगी, इसकी कुछ एनर्जी क्या है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी एनवायरमेंट में। ठीक है, इसीलिए क्या है, अपराइट है। Each bar is the energy pyramid indicate the amount of energy present in each trophic level in a given time or annually per unit area। ठीक है, जो हर बार मीन्स कि जो ये बार्स दिखा रहे हैं हमें, ये इसमें क्या है, एनर्जी है किसी ट्रॉफिक लेवल की किसी एक समय पे, या फिर वो टाइम बोल सकते हैं कि कितना हो सकता है, वो एनुअल हो सकता है, पर यूनिट एरिया, एक एरिया को लेके एक सालाना भी देख सकते हैं इसमें कितना एनर्जी प्रेजेंट है, कितना अमाउंट। आगे देखते हैं, हाउएवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। आप देखिए पिरामिड्स तो हमने पढ़ लिए, चाहे पिरामिड ऑफ नंबर हो, ठीक है, चाहे बायोमास का हो, चाहे एनर्जी का हो, लेकिन अब इसमें भी क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड सच एज इट डज नॉट टेक अकाउंट ऑफ सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल। इसने एक बार में ही, कहीं हमने ये नहीं देखा कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है, बायोमास, एनर्जी की, एक बार में हम किसी स्पीसीज को 2 ट्रॉफिक लेवल पे रखें, ऐसा कहीं देखा है? बट हाँ, हमने ये कहा है कि कोई एक स्पीसीज 2 ट्रॉफिक लेवल पे कभी भी हो सकती है, किसी भी बोल सकते हैं किसी भी पिरामिड में, लेकिन एक टाइम पे नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, इट एज्यूम अ स्मॉल फूड चेन। हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि स्मॉल फूड चेन है सम टाइम दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस तरीके से हमने बस नॉर्मली इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल शो कर दिया कि इस तरीके से एनर्जी फ्लो हो रहा है, या फिर नंबर है, या फिर बोल सकते हैं बायोमास है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। इस तरीके से बहुत मुश्किल है नेचर में होना, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक ही स्पीसीज नहीं है, बहुत सारी स्पीसीज हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर सब डिपेंड है, किसके लिए, फूड के लिए, एनर्जी के लिए। इट डज नॉट अकोमोडेट द फूड वेब। इस तरीके से फूड वेब नहीं बनता है, इतना सिंपल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। Moreover, saprophytes are not given any place in ecological pyramid even though they play a vital role in ecosystem। एक चीज़ हमने ये भी देखा कि कभी भी सेप्रोफाइट्स का मतलब डिकम्पोजर की कोई नामो निशानी नहीं है। चाहे हमने पिरामिड ऑफ नंबर पढ़ा, बायोमास पढ़ा या एनर्जी पढ़ा, कहीं हमने डिकम्पोजर का नाम ही नहीं लिया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा अच्छा रोल होता है, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो इनको हम लोग कहीं जगह ही नहीं दिए। तो 3 लिमिटेशन दी गई हैं। पहला ये है कि किसी एक स्पीसीज को हम एक साथ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे नहीं रखे हैं, होता है बट हमने एक साथ नहीं रखा। दूसरा ये कि फूड चेन इतना सिंपल नहीं होता है जितना दिखाया, नेचर में इतना ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, फूड वेव ऐसे नहीं बनता। तीसरा ये कि जो डिकम्पोजर है, जो सेप्रोफाइट्स है, उन्हें कहीं भी इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई जगह नहीं दी गई। चलिए ठीक है, अब समरी देखते हैं। समरी में क्या दिया गया है। An ecosystem is structure and function unit of the nature and it is comprised abiotic and biotic component। हम जानते हैं कि इकोसिस्टम क्या हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है नेचर का, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट से बना हुआ है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स से बना हुआ है। एबायोटिक कंपोनेंट आर द इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक एयर, वाटर, सॉइल। हम बोल सकते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इनऑर्गेनिक मटेरियल में कौन आ जाएगा, एयर आएगा, वाटर आएगा, सॉइल। ये सब किसका पार्ट है, एबायोटिक कंपोनेंट का है। वेयर एज द बायोटिक कंपोनेंट आर द प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। जो बायोटिक है, लिविंग है, उसमें कौन आएगा, प्रोड्यूसर आएगा, कंज्यूमर आएगा, डिकम्पोजर आएगा। ठीक है, ईच इकोसिस्टम हैज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फॉर द इंटरेक्शन एमंग द एबायोटिक एंड बायोटिक। हम हर इकोसिस्टम में देख रहे हैं कि यहाँ पे फिजिकल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे से क्या है उनका इंटरेक्शन है, चाहे वो एबायोटिक हो चाहे बायोटिक कंपोनेंट हो। ठीक, स्पीसीज कंपोजिशन एंड द स्ट्रेटिफिकेशन आर द 2 मेन स्ट्रक्चर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम। अगर बोला जाए कि स्ट्रक्चरल फीचर क्या है,
इकोसिस्टम के तो दो होंगे कि किस तरीके से स्पीसीज की कंपोजिशन हुई। दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीसीज को हम किसी इकोसिस्टम में क्या दिए हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किए। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा ट्री होगा ये होगा, उससे छोटा जो शर्ब्स होंगे यहाँ, हर्ब्स होंगे यहाँ, मीन्स कि यहाँ पे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट लेवल पे और डिफरेंट स्पीसीज के। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस इन इकोसिस्टम, ठीक है, कि किस तरीके का सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, खाते क्या है, सारे ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में उसी प्लेस में दिया गया है कि कोई प्लांट्स को खा रहा है तो उनकी जगह क्या है, कोई एनिमल्स को ही फीड कर रहा है उनकी जगह क्या है, तो उनको इस तरीके से इकोसिस्टम में रखा गया है। अब आगे देखते हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल आर द 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है। ये चारों कंपोनेंट एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी और बायोमास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, पहली बार खाना या पहली बार प्रोडक्शन होता है किसका, बायोमास का, किसके द्वारा होता है, सनलाइट की हेल्प से होता है, प्लांट्स बनाते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये 2 टाइप के होते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है 2 टाइप की, जीपीपी, एनपीपी। अब देखिए, द रेट ऑफ कैप्चर ऑफ सोलर एनर्जी ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसका जीपीपी, मीन्स कि जितना प्लांट है, जितने बायोमास या बोल सकते हैं जितना खाना बनाया, ऑर्गेनिक मैटर बनाया, किसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, उस पूरे अमाउंट को, पूरे जो ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मीन्स कि पूरा जो खाना तैयार है। एनपीपी इज द रिमेनिंग बायोमास और द एनर्जी लेफ्ट आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोड्यूसर। एनपीपी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मीन्स कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उनमें से जो प्लांट यूज कर लिया है, जितना ऑर्गेनिक मैटर किस में यूज किया, रिस्पायरेशन लॉस में, उसको माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ रहेगा उसी को एनपीपी, मीन्स की जीपीपी जो टोटल है बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर बनाया किसने, प्लांट ने, उनमें से हम क्या करेंगे, रिस्पायरेशन लॉस को माइनस कर देंगे, तो इसको बोलेंगे एनपीपी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके लिए होगा, ये कंज्यूमर्स के लिए होगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ द फूड एनर्जी बाय कंज्यूमर। जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है ये कौन बनाते हैं, मीन्स कि यहाँ पे बनता है, फॉर्मेशन होता है फूड एनर्जी किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। प्राइमरी हुआ तो मीन्स प्लांट ने खाना बनाया, अब यहाँ पे एनिमल या बोल सकते हैं जो कंज्यूमर्स हैं वो बना रहे हैं क्या, फॉर्मेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर का। आगे देखते हैं, इन डिकम्पोजिशन, अब हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन में, complex organic compound of detritus are converted to carbon dioxide, water, inorganic nutrient by decomposer, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, जो प्लांट ने खाना बना लिया, अब उसकी मान लीजिए प्लांट की लीफ है, ठीक है, इसमें तो खाना बना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, जब ये टूट के गिर गया, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन होगा, कौन करेंगे, डिकम्पोजर, फंजाई हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो इनमें क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं डेट्रस के, जो वेस्ट थिंग है, उनको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे CO2, वाटर और इन ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट हो गए, ठीक है, जो आयंस होंगे, वो मिनरल्स होंगे, ठीक है, किसके द्वारा, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में बैक्टीरिया, फंजाई होंगे। डिकम्पोजिशन इन्वॉल्व 3 प्रोसेसेस, नेमली फ्रेगमेंटेशन हो गया ऑफ डेट्रस लाइक लीचिंग एंड कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे 3 ही प्रोसेस दिया गया है। जैसे पहला फ्रेगमेंटेशन, इसमें अर्थवार्म का बहुत बड़ा रोल होता है, वो छोटे छोटे पीस में केवल तोड़ देता है, ठीक। फिर क्या होगा, लीचिंग होगा एंड कैटाबॉलिज्म होगा। इसके अलावा क्या होता है, ह्यूमिनिफिकेशन होता है, और 5वां जो लास्ट होता है मिनरलाइजेशन होता है, पूरा मिनरल क्या होता है, सॉइल में मिल जाता है। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शन, हम सब ने देखा कि एक ऐसा ही पिरामिड है, जो एनर्जी का पिरामिड है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, तभी इसे हम आइडियल मानते हैं। फर्स्ट, प्लांट कैप्चर सोलर एनर्जी एंड देन फूड इज ट्रांसफर फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू डिकम्पोजर, मीन्स कि सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं, रेडिएंट एनर्जी या सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में, मीन्स खाना बनाते हैं। इसके बाद जो उनको खाता है, फिर उनमें एनर्जी इस तरीके से 10% फ्लो होती जाती है, और कहाँ अल्टीमेटली पहुँचती है, डिकम्पोजर के पास, जो डेड ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, डिके, मतलब उसको सड़ा गला के उसमें से एनर्जी ले रहा है, ठीक। Organism of different trophic level in nature are connected to each other for the food और energy relationship forming a food chain, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ किस वजह से, फूड या एनर्जी के रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं, मीन्स यहाँ पे तभी फूड चेन बन रहा है।
द स्टोरेज एंड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसे कहते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, जो स्टोरेज है या फिर जो मूवमेंट हो रहा है न्यूट्रिएंट का, अब डिकम्पोजर क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, उसको ब्रेक करे इनऑर्गेनिक मैटर में, तो कुछ उसमें से मिनरल्स भी निकलेंगे। ठीक है, तो डिकम्पोजर अपना तो न्यूट्रिएंट ले लिया, अपनी एनर्जी ले लिया, लेकिन जो उसमें से इनऑर्गेनिक जो मिनरल्स हैं उनको क्या करेंगे, सॉइल में रिस्टोर करा देंगे, ताकि फिर से जब कोई प्लांट वहाँ पे ग्रो करे तो उसको सारे एलिमेंट्स वहाँ से मिल जाए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट आर रिपीटेटेड यूज्ड थ्रू द प्रोसेस। ठीक है, जो न्यूट्रिएंट है इसी की तरह यूज होते रहते हैं, मीन्स इसी प्रोसेस से, मीन्स डिकम्पोजर आएंगे, सब कुछ तोड़ेंगे, इनऑर्गेनिक में बदलेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, और फिर इसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सब कहाँ रिस्टोर कर देंगे, सॉइल में। आगे देखते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल आर टू टाइप, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। जैसे कि सिलेबस में कट चुका है, बट मैं समरी में पढ़ा रही हूँ तो बता देती हूँ कि जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है टू टाइप के होते हैं, गैसियस होता है, दूसरा सेडिमेंट्री, मीन्स गैसेस के थ्रू, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने को मिलेगा, कार्बन, तो ये क्या है, गैसियस होंगे। सेडिमेंट्री में कौन होगा, फॉस्फोरस और सल्फर होंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े पत्थरों में छिपा होता है जो मिनरल्स, उन्हीं को हम सेडिमेंट्री रॉक या फिर सेडिमेंट्री साइकिल बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट का। एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर इज द रिजर्व फॉर द गैसियस टाइप ऑफ कार्बन या साइकिल। किसके बारे में बात की जा रही है, जो गैसियस न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है, ये ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जो पानी वाली जगह है वहां प्रेजेंट है। ठीक है, वेयर एज द अर्थ क्रस्ट इज द रिजर्वर ऑफ द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ फॉस्फोरस। जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है वहां पे ज्यादा करके सेडिमेंट्री टाइप के जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है वहां प्रेजेंट, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब वहां प्रेजेंट है। प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम एज इकोसिस्टम सर्विसेज, दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर बाय द फॉरेस्ट। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमें हमारे इकोसिस्टम से, वो क्या है, हमारे लिए इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। मीन्स कि ये हम लोग अपने इकोसिस्टम को कोई पैसा नहीं देते, बट वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर, जैसे कि हम जो अच्छे एयर ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं अच्छा सा, वो कहाँ से आ रहा है, हमारे इकोसिस्टम, हमारे फॉरेस्ट से आ रहा है। जो वाटर पी रहे हैं, ये सब भी कहाँ, हमारे नेचर का ही देन है कि हम वहाँ से ले रहे हैं। तो इसी को जो भी इकोसिस्टम अपना प्रोडक्ट देता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। आगे देखिए, क्वेश्चंस दिए हो गए हैं, चलिए इसको करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। प्लांट आर कॉल्ड एज बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट को हम क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। ठीक है, इन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्री द पिरामिड ऑफ नंबर इज। अगर इकोसिस्टम में ट्री ज्यादा है, मीन्स डोमिनेटेड ज्यादा, बाकी ऊपर वाले कम, तो इस तरीके का क्या होगा, अपराइट टाइप का हमको देखने को मिलेगा पिरामिड। नेक्स्ट है, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्टिविटी। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जो लिमिटिंग फैक्टर होगा प्रोडक्टिविटी का, क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि सनलाइट वहां नहीं पहुंच रही, उसके अलावा जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो भी नहीं प्रेजेंट है, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, कॉमन डेट्रीवोर्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। जो कॉमन डेट्रीवोर्स है कौन है, अर्थवॉर्म है। ठीक, द मेजर रिजर्व ऑफ द कार्बन ऑन द अर्थ। जो मेजर रिजर्व है कार्बन कहाँ प्रेजेंट है हमारे अर्थ में, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल है वहां प्रेजेंट है। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द फूड चेन। किसके पास ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन होती है फूड चेन में, सबसे ज्यादा कौन प्रेजेंट होता है, तो हमको लगता है कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ही प्रेजेंट होगा। ठीक, द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन लेक। जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है लेक में, मीन्स कि जो पहला ट्रॉपिक लेवल होगा वो होंगे फाइटोप्लैंक्टन, जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल होगा वो कौन होंगे, जू प्लैंक्टन होंगे। तो कौन होंगे, जू प्लैंक्टन। सेकेंडरी प्रोड्यूसर आर। जो सेकेंडरी प्रोड्यूसर हैं वो कौन होंगे, खाना सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन बना रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर तो प्लांट्स हो गए, लेकिन जो उनको खा रहे हैं वो क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, यही क्या होंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर होंगे। तो इनको हम बोल सकते हैं हर्बिवोर्स। ठीक, what is the percentage of PAR, means photosynthetically active radiation in the incident solar radiation, less than 50%। यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है तो बी वाला कर लेंगे ऐसा। ठीक, बाकी और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर किसी भी लाइन में कोई डाउट है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके पास नई NCERT है तो आप उससे पढ़िए, नहीं है तो आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है इसका लिंक। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।